मैथमेटिक्स विभिन्न मौर्य में आप सबका स्वागत है। तो हम क्या करने वाले थे भाई, हम रेलवे ग्रुप डी का मैथ और रीजनिंग करने वाले थे, वो भी कंप्लीट। तो हम क्या बताए थे कि हम सारा कंप्लीट कराएंगे मैथ और रीजनिंग रेलवे ग्रुप डी का। अब रेलवे ग्रुप डी में आज हम पहला चैप्टर कराएंगे, क्या रीजनिंग से कराएंगे लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट। और जिसमें लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट में आज पहला चैप्टर रहेगा, क्या रहेगा भाई, पूर्व धारणाएं, जिसको बोला जाता है अजम्पशन, या अजम्पशन बोला जाता है, पूर्व धारणाएं बोला जाता है, या मान्यताएं बोला जाता है, मतलब किसी भी चीज को मान लिया जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं भाई कि पूर्व धारणाएं क्या होता है। तो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो, अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक, और कमेंट भी करें कि वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं। तो चलो देखते हैं भाई क्या क्या मामला हो सकता है। आज हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग। क्या देखेंगे भाई, लॉजिकल रीजनिंग। देखो लॉजिकल रीजनिंग, और इसमें लॉजिकल रीजनिंग में पहला चैप्टर रहेगा क्या, पूर्व धारणाएं, जिसे बोला जाता है अजम्पशन बोला जाता है, या इसको मान्यताएं भी बोलते हैं कि कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं भाई, मान्यताएं बोला जाता है। अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, अभी हम ये चीज देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर आता है। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर आता है। तो हम क्या बताएं भाई, लॉजिकल रीजनिंग देखेंगे कि लॉजिकल रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर आता है। पहला चैप्टर हम लॉजिकल जो रीजनिंग होगा, हम इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक, पहला चैप्टर आएगा भाई अजम्पशन। अजम्पशन जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है भाई, पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं। दूसरा क्या चैप्टर है, दूसरा चैप्टर क्या है भाई, दूसरा चैप्टर है कंक्लूजन, इसे बोला जाता है निष्कर्ष। तीसरा क्या है, तीसरा है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन, इसको बोलते हैं कार्रवाई करना। क्या बोला जाता है भाई, कार्रवाई करना, कार्रवाई करना। चौथा चैप्टर क्या आएगा भाई, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मतलब तर्क देना, तर्क देना। पांचवा चैप्टर है केस एंड इफेक्ट। केस एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव। तो ये आपका जो रीजनिंग का चैप्टर है, और ये रेलवे एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, उसमें पूर्व धारणाएं पूछता है, और उसमें लॉजिकल रीजनिंग पूछता है। लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा भाई, अजम्पशन पूछता है, पूर्व धारणाएं, कंक्लूजन जिसे निष्कर्ष बोलते हैं, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कार्रवाई करना, चौथा आर्गुमेंट मतलब तर्क देना, पांचवा केस एंड इफेक्ट, केस एंड इफेक्ट जिसे बोला जाता है कारण और प्रभाव। तो हम क्या करेंगे भाई, हम आज पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, अजम्पशन मतलब पूर्व धारणाएं। ठीक, देखते हैं हम आज हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसमें पूर्व धारणाएं, अजम्पशन। अजम्पशन क्या होता है भाई, ये जानना जरूरी है कि अजम्पशन होता क्या है। जैसे अजम्पशन क्या होता है, पूर्व धारणाएं क्या होती है। पहला नंबर हम ये जानेंगे कि भाई पूर्व धारणाएं होती क्या है। पूर्व धारणाएं ये होती है कि भाई, जो पूर्व धारणाएं का मतलब किसी के दिमाग को पढ़ना, इसे बोला जाता है पूर्व धारणाएं। किसी के दिमाग में क्या चल रहा है उसको पढ़ना, उसको जान लेना, यही होता है पूर्व धारणाएं। मतलब कोई आदमी अगर कोई बात कह रहा है, कहने से पहले क्या सोचा है उसी को पता करना, उसी को कहा जाता है अजम्पशन। मतलब कोई भी इंसान है, कोई भी आदमी है, कोई चीज बोल रहा है, बोलने से पहले क्या करता है, वो सोचता है, पहले उस चीज को सोचेगा फिर बोलेगा। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री, कोई स्पीच दे रहे हैं, या हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, कुछ स्पीच दे रहे हैं, तो स्पीच देने से पहले, कोई चीज बोलने से पहले क्या सोच रहे हैं, वही अजम्पशन है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ भी पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, हम कुछ बोल रहे हैं आपसे, क्या बोल रहे हैं, वही बोल रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। इसका मतलब पहले हम सोच रहे हैं और बोल बाद में रहे, इसी को कहा जाता है अजम्पशन। मतलब मैं जैसे कोई चीज आपको पढ़ा रहा हूं, किसी टॉपिक पे कोई चीज पढ़ा रहा हूं, तो बीच में एक पोज ले रहा हूं, थोड़ा सा रुक रहा हूं,
तो रुकने वाला समय कहाँ पे जा रहा है भाई? सोचने में जा रहा है। जो सोचने में जा रहा है वही कहलाता है एजप्शन। कोई भी इंसान हो, कुछ भी, कोई भी बात बोलता है, बोलने से पहले जो चीजें सोचता है उसी को कहा जाता है एजप्शन। आदमी क्या करता है भाई? पहले सोचता है और फिर बोलता है। ऐसा नहीं कि पहले बोल देता है फिर सोचता है, ऐसा नहीं होता है। पहले इंसान सोचता है और फिर बोलता है। वही मतलब बोलने से पहले वो जो सोचा था उसी को कहा जाता है एजप्शन, उसी को कहा जाता है पूर्व धारणाएं। मतलब किसी के दिमाग में कोई अगर कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो, आपकी कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो, वो चीजें जो बोल रहा है, तो आपको ये पकड़ना है कि वो बोलने से पहले क्या सोचा था। अगर ये बात बोला है तो इससे पहले क्या लॉजिक रहा होगा, क्या सोचा होगा। तो इसीलिए कहा जाता है इसको लॉजिकल रीजनिंग या पूर्व धारणाएं इसको बोला जाता है। ठीक, अब हम देखते हैं कि भाई क्या क्या इसमें मामला सेट हो सकता है। जैसे एग्जामिनर इसमें क्या देगा आपको? एग्जामिनर आपको देगा एक स्टेटमेंट देगा, कथन देगा। एग्जामिनर क्या देगा आपको? स्टेटमेंट, जिसे बोला जाता है कथन। एग्जामिनर आपको क्या देगा भाई? स्टेटमेंट देगा, कथन। कथन देगा और कथन के बाद आपको क्या देगा भाई? कथन के बाद आपको अजप्शन देगा, 2 अजप्शन देगा। तो बताना पड़ेगा भाई कौन सा अजप्शन वैलिड है और कौन इनवैलिड है, मतलब कौन सा अजप्शन सही है और कौन सा अजप्शन गलत है। तो जो स्टेटमेंट होगा, कथन होगा। मैंने क्या बोला कि जो अजप्शन होगा, जो पूर्व धारणाएं होंगी, ये कथन का प्रीवियस स्टेप होता है। मतलब पहले आदमी सोचता है फिर बोलता है, जो सोचता है उसी को बोला जाता है अजप्शन। वही तो आपको पता करना है कि भाई वो व्यक्ति बोलने से पहले क्या सोचा था। तो अजप्शन मतलब पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं, इंसान, कोई भी व्यक्ति कोई चीज बोलने से पहले जो सोचा वो हो गया अजप्शन। और कोई भी व्यक्ति जो बोलना था वो बोल दिया, उसे बोला जाता है कंक्लूजन, मतलब निष्कर्ष। कोई व्यक्ति जो बोलना था बोल दिया, मतलब उसे बोला जाएगा कथन। अब उस कथन के बाद आपको पता करना है कि भाई क्या इसके पीछे, जैसे कोई व्यक्ति कोई भी बात घुमा फिरा के बोल दिया, अब आपको यह पता करना है कि भाई इसका निष्कर्ष क्या है, इसका कंक्लूजन क्या है। ठीक, ये जो पूर्व धारणाएं होंगी, ये कथन का प्रीवियस स्टेप इसको बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? प्रीवियस स्टेप बोला जाता है। अजप्शन को स्टेट कथन का प्रीवियस स्टेप बोला जाता है, प्रीवियस स्टेप बोलते हैं। और जो निष्कर्ष होता है, ये कंक्लूजन जो होता है, ये कथन का क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है, नेक्स्ट स्टेप। कहीं कहीं पे क्या बोला जाता है भाई? कहीं कहीं पे आपको पूर्व धारणाएं, कहीं कहीं पे ये जो पूर्व धारणाएं हैं उसको मान्यताएं भी बोला जाता है, इंप्लाइड बोला जाता है इसको। ठीक, इसको कहीं कहीं पे मान्यताएं भी बोला जाता है। अब मान्यताएं का मतलब क्या हुआ भाई? मान्यताएं का मतलब ये हुआ कि किसी चीज को मान लेना। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का 70% नंबर आया, कोई एग्जाम हुआ है उसमें उसका 70% नंबर आया है। अब और हमको ये पता है कि 68% लाने वाला बच्चा पास है। कोई मान लो कोई अभिषेक नाम का लड़का है, उसका एग्जाम में 70% नंबर आया है और ये पता है कि 68% लाने वाले पास है। तो हम मान लेंगे कि भाई कि तू भी पास है, अभिषेक भी पास है, इसका मतलब है कि नहीं? क्योंकि 68% लाने वाले पास हैं, तो अभिषेक का क्या है भाई? 70% है, इसका मतलब मान लेंगे कि भाई तू भी पास होगा। ठीक, ये बात हुई। तो मैंने क्या बताया कि एग्जामिनर क्या देगा भाई? आपको स्टेटमेंट देगा, कथन देगा। बोलने से पहले ये कथन देगा। अगर लिखा रहेगा पूर्व धारणाएं, अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि पूर्व धारणाएं बताइए, एजप्शन बताइए, तो इसका मतलब कि ये पता करना है कि जो कथन दिया है, ये बोलने से पहले जो जिसका कथन है, मतलब जिसका कथन होगा उसकी पूर्व धारणाएं भी होंगी, जिसका कथन होगा उसी की पूर्व धारणाएं होंगी, किसी और की नहीं होंगी। मतलब कि अगर कथन मान लो कि एसबीआई बैंक का है, तो पूर्व धारणाएं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नहीं हो सकता। ठीक, तो मतलब जिसका कथन होगा उसी का पूर्व धारणाएं होंगी। तो एग्जामिनर जब आपको देगा अजप्शन, तो पूछेगा, क्या पूछेगा भाई? कथन देगा। तो हमें ये पता करना होगा कि ये जो व्यक्ति जो भी ये चीज बोला है कथन को, इस कथन को बोलने से पहले वो क्या सोचा था, उसी को बोला जाएगा पूर्व धारणाएं। अभी एग्जामिनर जब आपसे पूछा कंक्लूजन बताइए, तो इसका मतलब कि किसी व्यक्ति को जो बोलना था वो बोल दिया। अब उसको हमें कंक्लूजन निकालना है, निष्कर्ष निकालना है। तो इसके पीछे क्या मतलब, वो क्या मतलब, क्यों बोला ये बात? मतलब जैसे कि कोई जैसे व्यक्ति आपको किसी काम से आप किसी कर्मचारी के पास गए, आपको कोई काम कराना है, अब वो घुमा फिरा के बातें कर रहा हो, तो आपको क्या पता चलता है? अगर कोई
अगर आप किसी कर्मचारी के पास गए कोई काम के लिए, अब वो काम नहीं कर रहा है, घुमा फिरा के बातें कर रहा है, तो आपके दिमाग में क्या बातें आएंगी कि भैया पक्का ये काम नहीं करने वाला है। तो हमको कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि भाई हमारा काम होगा या नहीं होगा, ठीक, इसे बोला जाता है कंक्लूजन। लेकिन जो पूर्व धारणाएं होती हैं ये हमें देखना पड़ता है कि भाई कोई व्यक्ति कोई कथन बोला तो उससे पहले क्या सोचा था, उसी को बोला जाता है एजम्पशन। और कंक्लूजन क्या होगा, मैंने क्या बताया कि जिस किसी व्यक्ति को जो कुछ बोलना था घुमा फिरा कर बोल दिया, अब आपको कंक्लूजन उसका निष्कर्ष निकालना है कि अगर ये बोला है तो ये काम होगा या नहीं होगा, ये चीजें आपको निष्कर्ष निकालना है, ठीक। अब अगर हम पूर्व धारणाएं जब भी पढ़ेंगे, ठीक, पूर्व धारणाएं हम जब पढ़ेंगे, पहला हम एजम्पशन पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम कंक्लूजन। मैंने ये भी बताया कि भाई जो एजम्पशन होगा ये प्रीवियस स्टेप है इसका, कथन का मतलब इससे कथन से पहले आएगा कौन, पूर्व धारणाएं, और कथन के बाद कौन आता है, निष्कर्ष। कथन से पहले कौन आएगा, पूर्व धारणाएं, कथन के बाद क्या आएगा, निष्कर्ष। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, पूर्व धारणाएं पढ़ रहे हैं, और बाद में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम क्या पढ़ेंगे, निष्कर्ष पढ़ेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे, ठीक। अभी फिलहाल हम ये देखेंगे, बस मोटी मोटा बात ये है कि पूर्व धारणाएं का मतलब ये होता है कि किसी के दिमाग को पढ़ना, मतलब कोई व्यक्ति है अगर कोई बात बोल दिया तो हमको ये पता करना कि अगर ये बात बोला है तो इससे पहले क्या सोचा होगा, क्या सोचकर ये बातें बोला है, इसी को कहा जाता है एजम्पशन, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे भाई जो एजम्पशन के कुछ, देखो इतना आसान बात नहीं होती है कि भाई किसी के दिमाग को आप पढ़ लो, ठीक, इतनी आसान बात नहीं होती है। लेकिन एग्जाम में कुछ करने के कुछ नियम होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के कुछ नियम होते हैं, उस नियम को हम जानेंगे। और टोटल एजम्पशन में हम कितने नियम बनाए हैं, टोटल एजम्पशन में पूर्व धारणाएं में 9 नियम बनाए हैं, और उस 9 नियम से बाहर कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। जो भी क्वेश्चन बनेगा एजम्पशन का उसी 9 नियम के अंदर आएगा। तो हमें पहले जो 9 नियम है उसके बारे में समझना पड़ेगा कि भाई 9 नियम क्या क्या है, ठीक, 9 नियम क्या क्या है। तो अब देखो नियम नंबर 1, नियम 1 मतलब रूल 1 क्या दिया है, बस ये रूल जो समझ गया उसका एजम्पशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी एजम्पशन में, ठीक। क्या दिया भाई, संभावना दर्शाने वाले शब्द, मतलब पॉसिबिलिटी शोइंग वर्ड, जैसे मे हो गया, माइट हो गया, शुड हो गया, मोस्ट हो गया, इतना कुछ समझना नहीं है, बस ये देखना है कि बस मे के बारे में समझना है। कर यदि उपरोक्त शब्द किसी पूर्व धारणा एजम्पशन या यदि उपरोक्त शब्द किसी पूर्व धारणा एजम्पशन या निष्कर्ष कंक्लूजन में प्रयोग किए जाएं तो ऐसी पूर्व धारणाएं या निष्कर्ष सामान्यतः सही मानी जाती हैं। मतलब कह रहा है कि सामान्यतः सही मानी जाती है, मतलब अगर आपको किसी भी एजम्पशन में किसी भी पूर्व धारणाएं में क्या दिखे भाई, मे शब्द दिखे, मतलब मे शब्द का मतलब पॉसिबिलिटी दर्शाने वाले शब्द, कहीं मे दिखेगा तो इसका मतलब कि ऐसी एजम्पशन सामान्यतः सही मानी जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि 99% आपके एजम्पशन सही हो जाएंगी, ठीक। 1% ऐसा होगा कि जहां गलत भी हो सकता है, उसको हम बाद में बताएंगे भाई गलत कहां पे होगा, ठीक। ये हुआ, जैसे गलत कहां पे होगा भाई इसी जगह मैं क्लियर कर देता हूं, गलत कहां पे होगा। जैसे मैंने ये बोला कि कक्षा में मान लो कि मेरी क्लास में 20 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, और मैंने सबको बोला कि भाई संडे को सबको आना है, संडे को क्लास चलेगी और 9 बजे से क्लास चलेगी, 9 बजे से क्लास चलेगी और सबको आना है, और बच्चे क्या बोले कि हाँ सर आएंगे। तो अब इसमें क्या, अब बच्चे क्या किए भाई, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए। बच्चे जो है स्टूडेंट क्या है कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए, सर आएंगे, आप 9 बजे क्या, हम लोग 8:30 बजे आ जाएंगे, बच्चे ऐसा बोले। तो मेरे दिमाग में क्या चला कि हाँ बच्चे आ सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे ना आए, वो बात की बात है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि भाई बच्चे ना आए, वो बात की बात है। लेकिन बच्चों ने क्या किया, पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा कि भाई संडे को बच्चे सब आएंगे, ठीक। ऐसा भी हो सकता है कि ना भी आए, लेकिन ये अपवाद की बातें होंगी, ठीक। अब चलो हमको 9 नियम को ध्यान में रखना। पहला नियम क्या है, कह रहा है यदि उपरोक्त शब्द किसी पूर्व धारणाएं एजम्पशन या निष्कर्ष कंक्लूजन में प्रयोग किए जाएं तो ऐसी पूर्व धारणाएं निष्कर्ष सामान्यतः सही मानी जाती है, ठीक। कहीं अगर पॉसिबिलिटी वाले शब्द मिलेंगे तो ऐसे एजम्पशन क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा, ठीक। अगर देखो जैसे मैं बताया कि सभी बच्चे आएंगे, अब पहला एजम्पशन कि संडे को सभी बच्चे की आने की संभावना है, सही। सभी बच्चे की संडे को आने की संभावना नहीं है, देखो पॉसिबिलिटी लगा है, मैं पॉसिबिलिटी बोला, सभी बच्चे की संडे को आने की संभावना नहीं है, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा भाई, बच्चे सब पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिए हैं, इसका मतलब बच्चों की जो टोन थी पॉजिटिव थी, बच्चों की जो टोन थी पॉजिटिव थी। और यहाँ निगेटिव की बात कर रहा है कि बच्चे हो सकता है बच्चे संडे को ना आए कोचिंग, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ने रिस्पॉन्स जो पॉजिटिव दिया था, तो निगेटिव वाला एजम्पशन गलत हो जाएगा। अभी हम देखेंगे 9 के 9 रूल में सारी चीजें आएंगी। दूसरा देखते हैं भाई क्या है, मतलब पहला पॉसिबिलिटी दर्शाने वाले शब्द किसी भी एजम्पशन में आएंगे तो वो एजम्पशन सामान्यतः सही माने जाएंगे, मतलब 99% सही माने जाएंगे, कहीं 1% गलत भी हो सकता है। नियम 2 कह रहा है कि निश्चितता दर्शाने वाले शब्द, निश्चितता दर्शाने वाले शब्द या चरम सीमा, मतलब
0% की बात कर रहा हो या 100% की बात कर रहा हो, 0 या 100% की बात कर रहा हो, तो क्या होगा? कह रहा कि जैसे कौन कौन से शब्द है भाई? ओनली, ऑल, नो, नन, नोबडी, इज, एवरी, मस्ट। मतलब ये जो मस्ट वाले शब्द आएंगे, मस्ट वाले जो शब्द आएंगे, निश्चितता दर्शाने वाले शब्द अगर मिल गए, यदि उपरोक्त शब्द किसी पूर्व धारणा या निष्कर्ष में प्रयोग किए जाएं, तो ऐसी पूर्व धारणाएं या निष्कर्ष सामान्यतः क्या मानी जाती हैं? गलत मानी जाती हैं। ऐसी बात करें, 100% की बात करें, एकदम मस्ट की बात करें, 100% या 0% की कहीं भी बात होगी, तो ऐसी जो पूर्व धारणाएं होंगी, ऐसा एजप्शन जो होगा, क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। ठीक, अगर ऐसी भाई कोई एजप्शन में ऐसा कोई वर्ड आपको मिले कि जो पूरा एकदम 0 या 100% की बात कर रहा है, या तो सब आएंगे या तो सब नहीं आएंगे, मतलब या तो सब लोग हैं या तो सब लोग नहीं है। जैसे केवल, ओनली की बात कर दिया, केवल की बात कर, नो मतलब ओनली की बात कर दिया, आल की बात कर दिया, सभी की बात कर दिया, नो की बात कर दिया, नन की बात कर दिया, नोबडी की बात कर दिया, ऐसे शब्द कहीं पे आएंगे तो ऐसे एजप्शन ज्यादातर क्या माने जाएंगे? गलत माने जाएंगे। तो सामान्यतः क्या माने जाएंगे? गलत। ऐसे एजप्शन को सामान्यतः क्या माना जाता है? गलत माना जाता है। ठीक, कहीं पे 1% सही भी हो जाएगा, देखेंगे बाद में कहां सही होगा। नहीं। नियम 3 कह रहा है कि कथन का भाव नकारात्मक, यही बात अभी बताया ना मैं, कह रहा है कि कथन का भाव नकारात्मक, क्या बोला? स्टेटमेंट की टोन क्या हो? निगेटिव। स्टेटमेंट की जो टोन है क्या हो भाई? निगेटिव हो, वहां नकारात्मक पूर्व धारणाएं मान्य होंगी। मतलब अगर किसी की टोन निगेटिव है तो पूर्व धारणाएं कभी पॉजिटिव सही नहीं होंगी। लेकिन किसके साथ? मे के साथ, हमेशा भाई मे के साथ, मस्ट के साथ नहीं, हमेशा मे के साथ, पॉसिबिलिटी के साथ सही या गलत होंगी। कोई चीज पॉसिबिलिटी के साथ, संभावना के साथ ही सही गलत होंगी। मतलब कह रहा कि यदि कथन की टोन निगेटिव है तो पूर्व धारणाएं भी निगेटिव ही सही होंगी, लेकिन किसके साथ? मे के साथ, मस्ट के साथ नहीं, मतलब पॉसिबिलिटी के साथ सही होंगी। जैसे आपको 5,000 रुपए की जरूरत है, आप अपने दोस्त के पास गए और अपने दोस्त से आप कहें कि भाई मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, दे दो, बाद में तुम्हारा दे दूंगा। अब दोस्त की टोन पूरी पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव? कि हाँ हाँ भाई 5 क्या तो 50,000 लेके जा, अभी काम है तो अभी जरूरत है, अभी ले ले मुझसे 5,000 रुपए, 5,000 क्या तो 50,000 लेके जा। अब तुम्हारे दोस्त की टोन क्या है भाई? तुम्हारे दोस्त की टोन क्या है? पॉजिटिव। तब मेरे दिमाग में एजप्शन क्या चलेगा कि हाँ वो हमें कल, मेरा दोस्त कल मुझे पक्का पैसा देगा, लेकिन मे के साथ, मतलब मेरे दोस्त की कल पक्का पूरी पैसा देने की संभावना है। सही। मेरे दोस्त की टोन क्या थी? पॉजिटिव थी। जैसे मेरा दोस्त क्या बोला कि 5,000 क्या 50,000 लेके जा, तू कल आ लेके जा, तो मेरे दिमाग में एजप्शन क्या चलेगा भाई? मेरे दोस्त की टोन क्या है? पूरी की पूरी पॉजिटिव है, 5,000 नहीं 50,000 देने को बोल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो भाई 5 का 50,000 देने को बोल रहा है, तो मेरे दिमाग में एजप्शन यही चलेगा कि भाई मेरा दोस्त कल मुझे पक्का पैसा देगा। ये गलत हो जाएगा। मतलब मेरा दोस्त कल मुझे पैसा देगा, इसकी पॉसिबिलिटी है सही, ये इसकी संभावना है, मेरा दोस्त कल मुझे पैसा देगा, इसकी संभावना है, सही हो जाएगा। ठीक, अब इसी जगह मैं ये बोलता कि हाँ कल मेरा दोस्त, इसी जगह मैं ये बात बोलता कि भाई कल मेरा दोस्त मुझे पैसा देने की बहुत कम संभावना, कल मेरा दोस्त मुझे पैसा देगा, इसकी बहुत कम संभावना है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि मेरे दोस्त की टोन पॉजिटिव थी कि भाई 5 नहीं तो 50,000 लेके जा, और मैं इधर कर रहा हूं कि मेरे दोस्त की बहुत कम संभावना है कि वो मुझे कल पैसा देगा, तो ये चीजें गलत हो जाएंगी। उसी तरह ये होगा, देखो, इसीलिए अब जैसे मेरे एक दूसरा दोस्त, आप जैसे अपने दूसरे दोस्त के पास गए, अब उससे बोले कि भाई मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है, अब वो बोल रहा है कि भाई 5,000 कहां से दूं, मेरे पास तो खुद प्रॉब्लम चल रही है, मैं तो खुद 100 200 रुपए इधर लेके काम अपना चला रहा हूं, खुद कड़का चल रहा है मेरा। तो अब फिर आपका दोस्त बोला ठीक है कल आ तो सही, कल पैसा दे देता हूं, कल आ तो सही, कल देखता हूं। अब आपके दिमाग में एजप्शन क्या चलेगा भाई? क्योंकि आपके दोस्त की टोन क्या निगेटिव है, तो आपके दिमाग में एजप्शन क्या चलेगा? कल मेरे दोस्त की पैसा देने की बहुत कम संभावना है, सही हो जाएगा। अब अगर आप ये बोलोगे कि मेरे दोस्त की कल पैसा देने की प्रबल संभावना है, तो गलत, क्योंकि आपके दोस्त की टोन क्या थी? निगेटिव थी, तो अब पॉजिटिव वाला नहीं सही होगा। लेकिन जो भी सही या गलत होगा, मे के साथ सही होगा, मस्ट के साथ नहीं होगा, मतलब पॉसिबिलिटी के साथ सही या गलत होगा। जैसे इसका मतलब ये हुआ, नियम 3 क्या है कि भाई अगर आपके दोस्त की, मतलब कि अगर कथन की टोन पॉजिटिव है तो उससे जो एजप्शन पॉजिटिव ही सही होगा, निगेटिव नहीं सही हो सकता। अगर टोन निगेटिव है, मतलब कि अगर टोन पॉजिटिव है तो एजप्शन भी पॉजिटिव वाला भी सही होगा, लेकिन किसके साथ? मे के साथ, मतलब पॉसिबिलिटी के साथ। अगर टोन क्या है? पॉजिटिव है। अगर कथन की टोन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एजप्शन ही सही होगा, लेकिन किसके साथ? मे के साथ। अगर टोन निगेटिव है तो निगेटिव एजप्शन ही सही होगा, किसके साथ? मे के साथ, मस्ट के साथ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कथन पॉजिटिव है तो एजप्शन भी पॉजिटिव ही वाला सही हो सकता है, ठीक, निगेटिव नहीं। मतलब कि अगर कथन क्या है? पॉजिटिव है,
अगर कथन क्या है, पॉजिटिव है, तो अजम्पशन निगेटिव कभी सही नहीं हो सकता। अगर कथन निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला कभी नहीं सही हो सकता। मतलब अगर टोन पॉजिटिव है तो अजम्पशन भी पॉजिटिव सही होगा, अगर टोन निगेटिव है तो अजम्पशन भी निगेटिव सही होगा। ठीक, मतलब कभी निगेटिव से पॉजिटिव नहीं निकलेगा और पॉजिटिव से कभी निगेटिव नहीं निकलेगा, निगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं निकलेगा और पॉजिटिव से कभी निगेटिव नहीं निकलेगा। लेकिन जो भी होगा मे के साथ होगा, मस्ट के साथ नहीं होगा। फिर देखो ये दिया है ना भाई, कथन का भाव नकारात्मक है तो वहां नकारात्मक पूर्व धारणाएं मान्य होंगी। कथन का भाव देखो दूसरा, कथन का भाव सकारात्मक है तो वहां सकारात्मक पूर्व धारणाएं क्या होंगी, मान्य होंगी। देखो वही चीज लिखा है, इसका मतलब कि निगेटिव से कभी पॉजिटिव नहीं निकलेगा, पॉजिटिव से कभी निगेटिव से नहीं निकलेगा। इसका मतलब निगेटिव का निगेटिव ही सही होगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव ही सही होगा, लेकिन मे के साथ, पॉसिबिलिटी के साथ, कभी भी मस्ट के साथ नहीं सही होगा। किसी चीज की जैसे गारंटी आप 100% इसमें नहीं ले, जिसमें कभी भी एजप्शन में 100% गारंटी की बात करेगा या 0% की बात करेगा तो वो एजप्शन समानतः गलत मानी जाएंगे, 99% गलत हो जाएंगे, 1% सही होंगी। कहां सही होंगी, जैसे मान लो कोई ताला है, उसकी चाबी केवल राम के पास है और कोई किसी के पास है ही नहीं उसकी चाबी, तो अब इसका एजप्शन क्या होगा भाई कि इस ताला को केवल राम ही खोल सकता है, बाकी कोई नहीं खोल सकता। तो इसमें देखो आप क्या है, 100% की बात कर रहे हैं ना कि केवल राम खोल सकता है, तब यहां पे देखो सही हो जाएंगे। तो अपना कॉमन सेंस भी थोड़ा यूज करना है इसमें। ठीक, नियम 4 कह रहा है कि यदि कथन किसी विशेष व्यक्ति, कंपनी या संस्था का है तो पूर्वधारणाएं निष्कर्ष भी सिर्फ उसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था का होगा, किसी और का नहीं। कथन में यदि किसी तरह की कोई प्रार्थना, विनती, चलो अभी ये 5 है, ये नियम 4 क्या दिया है, कह रहा है कि यदि कथन किसी विशेष व्यक्ति, कंपनी या संस्था का है तो पूर्वधारणाएं या निष्कर्ष भी सिर्फ उसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था का होगा, किसी और का नहीं। मतलब कि अगर कथन मान लो राम का है, कथन राम का है तो पूर्वधारणाएं श्याम की नहीं हो सकती, केवल किसकी होंगी, राम की होंगी। भाई एक बात बताओ, मैंने यही बोला एजप्शन का मतलब कि कोई व्यक्ति बोलने से पहले क्या सोचा होगा, तो जो बोला है उससे वही तो सोचा होगा ना, तो उसी का कथन हुआ तो उसी का पूर्वधारणाएं भी होंगी, उसी का एजप्शन भी होगा। इसका मतलब सीधी बात ये क्या है भाई, नियम 4 ये बोलता है कि अगर कथन किसी व्यक्ति, कंपनी, संस्था का है तो जो पूर्वधारणाएं हैं तो उसी व्यक्ति, कंपनी या संस्था का होगी। जैसे मान लो कि कथन एसबीआई बैंक का है, तो जो पूर्वधारणाएं हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का नहीं हो सकती। ठीक, कथन अगर राम का है तो पूर्वधारणाएं भी राम ही का होगी, श्याम का नहीं हो सकती। ठीक, अगर ऐसा मिलेगा, क्या कथन में राम की बात कही गई है और एजप्शन में श्याम की बात की जा रही है, तो वो एजप्शन क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। ठीक, बात हो रही है एसबीआई बैंक के कथन में और एजप्शन में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया दिया है, तो एजप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5 कह रहा कथन में यदि किसी तरह की कोई प्रार्थना, यदि किसी तरह की कोई प्रार्थना, विनती, इच्छा या याचिका हो तो कहने वाला हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद रखता है। इसका मतलब क्या होता है, यदि भाई आप किसी से कोई प्रार्थना या विनती कर रहे हैं तो आपके मन में क्या होता है, आप उससे पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखते हैं। जैसे कि आप रास्ते में जा रहे हो भाई, मान लो आपके हाथ में घड़ी नहीं है और आपकी मोबाइल स्विच ऑफ हो चुकी है, आपको समय पूछना है, आपको टाइम पूछना है, तो कोई रास्ते में मान लो कि आगंतुक आदमी जा रहा है, आप उससे क्या करेंगे भाई, पूछेंगे कि भाई बता दो क्या टाइम हो रहा है, और वो घड़ी देखेगा, समय आपको बता देगा। तो आपने उससे टाइम पूछने से पहले आपने क्या सोचा, आपने उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे समय बता दो, आपके दिमाग में क्या चला था? अगर उससे जब आप टाइम पूछे तो आपके दिमाग में क्या चलेगा, यही चलेगा ना कि भाई हाँ घड़ी पहना है और मैं उसे टाइम पूछूंगा, दिखा देगा। तभी नहीं यहाँ पे कह रहा है कि भाई पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखता है, मतलब सकारात्मक विचार होता है। ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो रास्ते में आपके दिमाग में ये कभी नहीं आएगा कि भाई उससे आप ये पूछने से पहले उससे टाइम पूछने से पहले आपके दिमाग में ये कभी बातें नहीं आएंगी कि भाई अगर मैं उससे टाइम पूछूंगा तो समय नहीं बताएगा। सब यही आपके दिमाग में आएगा, भाई समय पूछूंगा, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो आप कि भाई टाइम बता दो, तो आपको एजप्शन आपके दिमाग में है कि हाँ उससे समय पूछूंगा, वो मुझे टाइम बता देगा। ऐसा भी हो सकता है कि भाई समय देखे और कह दे ना बताए, वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो आपको टाइम ना बताए, कह दे नहीं बताऊंगा जाओ। तो लेकिन ये अपवाद है भाई, अपवाद का इसमें ध्यान नहीं रखना, ये अपवाद की बातें हैं। लेकिन एज ए जनरल क्या है कि भाई आप कहीं भी जा रहे हो, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो आप पहले एजप्शन कर, दिमाग में आपके आता है कि भाई अगर उससे रिक्वेस्ट करूंगा तो हमारा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपको ये पहले पता होगा कि अगर मैं उससे ये चीज रिक्वेस्ट करूंगा किसी चीज के लिए, वो नहीं रिक्वेस्ट हमारा एक्सेप्ट करेगा, तो आप उससे रिक्वेस्ट करोगे ही नहीं। ठीक, तो नियम 5 क्या है, कथन में यदि किसी तरह की कोई प्रार्थना, विनती, इच्छा या याचिका हो तो कहने वाला हमेशा सकारात्मक प्रतिक्रिया का उम्मीद रखता है। अगर आप किसी से रिक्वेस्ट, विनती कर रहे हो तो आप सकारात्मक प्रतिक्रिया अपने दिमाग में एज्यूम करके चलोगे। ठीक, नियम 6 कह रहा विज्ञापन देने वाला हमेशा विज्ञापन से सकारात्मक प्रतिक्रिया की उम्मीद रखता है, अन्यथा वह विज्ञापन दे ही नहीं सकता, फिर चाहे वास्तविक परिणाम नकारात्मक ही क्यों ना हो। मतलब क्या करा है, नियम नंबर 6 क्या है, कह रहा कि जैसे कोई कंपनी
या कोई संस्था कोई ऐड देती है, प्रचार करती है किसी चीज का, तो प्रचार करने से पहले वो क्या सोचती है कि भाई अगर ये चीज ऐड देंगे अखबार में, प्रचार करवाएंगे या कहीं भी कैसे भी ऐड, चाहे न्यूज चैनल में चाहे जैसे भी, वो पहले क्या सोचा होगा कि भाई अगर प्रचार करेंगे तो इसका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, बढ़िया रिस्पॉन्स हमको मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको मिलेगा कि प्रचार अगर किसी चीज का हम ऐड करेंगे, प्रचार करेंगे तो लोग इसको हमारे ऐड को देखेंगे और देखेंगे तो अपना मूड, अपना जो माइंड है उसको चेंज करेंगे कि भाई हाँ, जैसे आप कोई जैसे प्रोडक्ट है, मान लो कोई साबुन है, उसका कोई कंपनी का साबुन है, वो अखबार में ऐड दिया, अखबार में ऐड देने से पहले क्या सोचा होगा कि भाई ऐड देंगे तो ऐसे ऐसे लोग इसको देखेंगे तो हमारे इस कंपनी के साबुन को लोग खरीदेंगे। अगर क्या सोचा भाई, ऐड देने से पहले वो क्या सोचा तभी ना ऐड दिया, करवाया। तो इसलिए सोचा कि अगर उसको ये पता होता, अगर उसको पहले से मालूम हो जाए कि भाई अगर मेरे ऐड का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं देखेगा, तो वो ऐड देगा ही क्यों, वो प्रचार करवाएगा ही क्यों। तो इसीलिए भाई नियम नंबर 6 क्या है कि अगर कोई संस्था या कंपनी है, अगर कोई ऐड प्रचार प्रसार करवा रही है कहीं भाई अखबार में, न्यूज चैनल पे कुछ भी ऐसा कर रही है, तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स रखती है सबसे कि लोग इसका हमें प्रतिक्रिया जो देंगे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे, नेगेटिव नहीं। अगर उसको पहले पता रहता कि अगर इसका नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो प्रचार प्रसार नहीं करता। ठीक, नियम नंबर 7 कह रहा कि कथन विशिष्ट, अगर कथन क्या हो, स्पेसिफिक हो, विशिष्ट स्पेसिफिक। अगर कथन क्या हो भाई, कोई कथन स्पेसिफिक हो, विशिष्ट हो, तो पूर्व धारणाएं भी, जो पूर्व धारणाएं अगर स्पेसिफिक है, विशिष्ट है मतलब स्पेसिफिक है तो सही हो जाएगी, और अगर वही पूर्व धारणाएं समान है मतलब जनरल है तो क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। इसका मतलब कि भाई अगर कथन क्या हो, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक हो, तो जो पूर्व धारणाएं होंगी, अगर पूर्व धारणाएं क्या होंगी भाई, अगर जो पूर्व धारणाएं अगर स्पेसिफिक होंगी, अगर कथन क्या दिया हो, स्पेसिफिक दिया हो, किसी एक विशेष व्यक्ति की बात किया हो, या किसी एक विशेष संस्था की बात हो रही हो, या किसी कथन में एक कंपनी की बात हो रही हो, तो अगर कथन स्पेसिफिक हो तो वो तो सही माना जाएगा पूर्व धारणाएं, लेकिन अगर ये जनरल हो तो क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। मतलब कि जैसे सपोज दैट कि कोई, मान लो कोई राहुल नाम का लड़का है, उसको कोई राहुल नाम का लड़का है, अब उसके घर में 4-5 कंपनियां चलती हैं, 4-5 कंपनियां क्या करती हैं उसके घर में चलती हैं, और राहुल कर रहा है गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी, उसका इंटरेस्ट नहीं है, कंपनी में इंटरेस्ट उसका नहीं है, उसको गवर्नमेंट जॉब की तरफ में उसका इंटरेस्ट है। अब परिवार में कोई है भी नहीं कंपनी संभालने वाला, तो उसके घर वाले समझा रहे हैं कि भाई, उसके घर वाले रिश्तेदार लोग समझा रहे हैं कि भाई क्या नौकरी के चक्कर में पड़ा है, ये कंपनी तुम्हारे घर में 4-5 कंपनी, इसको संभाल ले, तू क्यों चक्कर में पड़ा है नौकरी के बारे में। राहुल मान ही नहीं रहा है, लेकिन घर परिवार वाले जैसे मैं तैसे उसको समझा देते हैं और वो समझ जाता है, नौकरी का सपना छोड़ देता है और डायरेक्ट तैयारी अपनी कंपनी को संभालने लगता है। तो इसका मतलब कि ये बातें जो हुई हैं, ये क्या है, केवल राहुल की बातें हो रही है, कि राहुल की बातें स्पेसिफिक है, ये राहुल की बातें हो रही है। मतलब ऐसा नहीं कि अब राहुल ने अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं कर रहा है, अपनी कंपनी संभाल रहा है, तब ये सबके ऊपर रूल फॉलो नहीं कर देना चाहिए कि मतलब जिसके घर में कंपनी चल रही है सबको क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी चाहिए, सबको कंपनी संभालनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब किसी एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे मान लो कोई मैटर राहुल का है तो वो केवल राहुल पर ही आप थोप सकते हो। कोई मैटर, अगर मान लो कोई मैटर राहुल का है और पर्सनल उसका मैटर है, तो वो मैटर क्या है, केवल राहुल पे ही आप थोप सकते हो, अदर किसी और एज ए जनरल किस सब पे नहीं लागू किया जा सकता। मतलब खाली राहुल की बात है तो राहुल पर लागू करो, बाकी किसी पे नहीं। दूसरा क्या कर रहा है कि अगर कथन सामान्यता क्या हो, जनरल हो। अब उसी जगह देखो क्या है, कथन क्या है भाई, कथन अब स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है, मतलब सामान्य है। तो अब जब समान रहेगा तो जो पूर्व धारणाएं अगर स्पेसिफिक होंगी तो वो भी सही मानी जाएंगी, और अगर जनरल होंगी पूर्व धारणाएं स्पेसिफिक, वो भी सही मानी जाएंगी, और अगर जनरल होंगी तो वो भी सही मानी जाएंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो कि सरकार ने नियम फॉलो किया, क्या भाई सरकार ने जारी किया आदेश कि भाई ट्रैफिक रूल का सबको पालन करना है, ट्रैफिक रूल के नियम का सबको पालन करना है। अब ट्रैफिक रूल क्या है, एक जनरल बातें हैं भाई, ट्रैफिक रूल एक जनरल बातें हैं ना, सामान्य बातें हैं, इसको चाहे आम आदमी हो चाहे खास आदमी हो, सबको इस नियम को सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब चाहे राहुल हो उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, चाहे मैं हूं मुझे भी फॉलो करने पड़ेगा, चाहे देश के राष्ट्रपति हो प्रधानमंत्री हो, सबको ट्रैफिक रूल का नियम का पालन करना पड़ेगा। तो अगर कथन क्या हो भाई, कथन जनरल हो तो ये जो पूर्व धारणाएं स्पेसिफिक भी सही होंगी, विशिष्ट व्यक्ति के लिए भी सही होंगी, और जनरल के लिए भी सही होंगी, मतलब सबके लिए सही होंगी।
अगर कथन, मैं अब फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि अगर कथन क्या हो, स्पेसिफिक, किसी एक विशेष व्यक्ति की बात हो, तो बस केवल उस व्यक्ति की बात करो। जैसे कहने का मतलब कि मान लो कोई पॉलिसी है अपने देश में, इंडिया में लागू है, तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई कि ये पॉलिसी अपने इंडिया में लागू है तो ये पूरे देश में लागू होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। हाँ, खाली इंडिया पे ये आप फॉलो करेगा, सब बाकी सब पे नहीं। अब उसी तरह अपने देश में भाई, जैसे मान लो कि कोई टैक्स देना है, अब टैक्स की बात कही जाएगी। अगर कथन में टैक्स की बात हो रही हो कि भाई मान लीजिए किसी का 5 लाख से इनकम ऊपर हो ईयरली, साल में अगर एक साल में 5 लाख से इनकम ज्यादा हो तो सबको टैक्स भरना है। तो अब वो चाहे मैं हूं, चाहे स्पेसिफिक बात हो, चाहे जनरल बात हो, मतलब चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे खास आदमी हो, सबको क्या करना पड़ेगा भाई, सबको जो जो टैक्स के दायरे में आएंगे सबको टैक्स देना है। तो समझ में आई बात कि अगर कोई किसी पर्सनल एक विशेष व्यक्ति की बात होगी तो केवल स्पेसिफिक जो पूर्व धारणाएं होंगी वो सही हो जाएंगे, बाकी अगर एज जनरल सबकी बात की जाएगी तो गलत हो जाएगी। ठीक, तो वही जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अपने भारत में कोई पॉलिसी लागू है तो आप ये नहीं कर सकते कि भाई भारत में अगर ये पॉलिसी है तो पूरे देश में लागू होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। केवल भारत में लागू तो भारत की बात करो, पूरे देश की बात ना करो। उसी तरह कोई नियम अपने भारत में, जैसे मान लो कि कोरोना काल था, कोरोना काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या बोले कि भाई सबको नियम का पालन करना है, 3 गज की दूरी बना के चलना है, मास्क लगा के चलना है। तो अभी क्या है, एज ए जनरल बात है, ये सबको, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे इस पूरे देश में सभी जो एक प्रत्येक 2 व्यक्ति है, सबके लिए बात कही गई है। तो यहाँ पे जब कथन जनरल होगा तो स्पेसिफिक भी सही होगा और जनरल भी सही होगा, लेकिन जब कथन केवल स्पेसिफिक होगा तो स्पेसिफिक सही होगा पूर्व धारणाएं, और जनरल क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी। नियम नंबर 8 कह रहा है कि यदि दोनों पूर्व धारणाएं निष्कर्ष में अनुपूरक विरोधी बातें हो तो सही उत्तर या तो पहला या दूसरा होगा। मतलब आइदर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, आइदर की। मतलब आपको ऐसे दो पूर्व धारणाएं मिल जाए, दोनों पूर्व धारणाएं क्या हो, एक दूसरे का विरोध करती हो, तो वैसे में कह रहा नियम नंबर 8 बोल रहा है कि अगर 2 पूर्व धारणाएं ऐसी हो जो एक दूसरे का विरोध कर रही हो तो हम क्या करेंगे, अगर विरोधाभासी मिलेंगे तो हम आइदर पे उत्तर लगाएंगे। ठीक, उस ऑप्शन में हम जो आइदर होगा उस पे उत्तर लगाएंगे। मतलब आइदर का, जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है रवि नाम का, उसका रिजल्ट आ गया और उसका पेपर भी अच्छा गया था, बहुत बढ़िया गया था पेपर। अभी मैं उसका मेरे पास रोल नंबर नहीं है, उसको फोन लगा रहा हूं, फोन भी नहीं लग रहा है। अब मेरे दिमाग में क्या क्या बातें हो सकती हैं, हो सकता है रवि पास हो गया हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि भाई हो सकता है कि रवि फेल हो गया हो। आप गारंटी से नहीं बोल सकते कि हाँ रवि पास हो गया या रवि फेल हो गया, सब इसकी गारंटी नहीं ले सकते कि रवि पास हो गया, रवि फेल हो गया। आप यही बोल सकते हो कि भाई मैं के साथ आप बोल सकते हो कि हाँ हो सकता है। अब आपका रवि का रोल नंबर नहीं है, आप चेक नहीं कर पा रहे हो, ना तो उसको फोन लगा रहे हो, उससे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, तो अब आपके दिमाग में एजम्पशन क्या चलेगा, हाँ भाई हो सकता है रवि पास हो गया हो, हाँ हो सकता है कि रवि फेल हो गया है। दोनों बात निकल के आ रही है, हो सकता है रवि पास हो गया हो सकता है रवि फेल हो गया। तो जब 2 पूर्व धारणाएं ऐसी मिल जाएं, एक दूसरे का विरोध करती हो, तो हम किस पे उत्तर लगाएंगे, आइदर पे लगाएंगे, या तो पहला सही है या तो दूसरा सही। नियम नंबर 9 कह रहा कि यदि पूर्व धारणाएं निष्कर्ष कथन में मौजूद विषय या सामग्री से अलग हो तो ऐसी पूर्व धारणाएं निष्कर्षों को गलत माना जाता है। भाई ये नियम नंबर क्या है, नियम नंबर ये बोल रहा है कि भाई ऐसा कथन में क्या, कथन में जो बातें कही गई हो और पूर्व धारणाएं उससे अलग हो, कंटेंट से पूरा अलग हो, ऐसी पूर्व धारणाओं, ऐसी अजम्पशन को हम क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। जैसे कि अगर आपके कथन में बात की गई है, किसकी बात कही गई है, बेरोजगारी के ऊपर, मान लो कथन में बात की गई है बेरोजगारी के ऊपर, और आपका जो एजम्पशन है, पूर्व धारणाएं हैं, उसमें बात कर रहा है मजदूरों के ऊपर, उसमें बात कर रहा है किसानों के ऊपर, उसमें बात की जा रहा है बैंकों के ऊपर। तो ऐसे एजम्पशन को क्या माना जाता है, गलत माना जाता है। अब जैसे कथन में बात की गई है राम की और एजम्पशन में श्याम के बारे में दिया गया है, तो ऐसे एजम्पशन क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। वही बोला है कि यदि पूर्व धारणाएं या निष्कर्ष कथन में मौजूद विषय या सामग्री से अलग हो तो ऐसी पूर्व धारणाएं निष्कर्ष को गलत माना जाएगा। कथन में बात की गई है कि टैक्स के बारे में, और पूर्व धारणाएं में दिया है बेरोजगारी के बारे में, तो ऐसी पूर्व धारणाओं को क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। यही 9 नियम है भाई। इस 9 नियम को जो फॉलो करेगा, मैंने क्या बताया कि जो भी देखो, अब मैं एक बार इसको रिवाइज कर देता हूं। मैंने क्या बताया कि पूर्व धारणाएं कौन सी सही होंगी, कौन सी गलत होंगी। हमेशा याद रहे कि पूर्व धारणाएं कौन सी सही होंगी, हमेशा पूर्व धारणाएं 99% पूर्व धारणाएं 99% एजम्पशन जो सही होगा, मे के साथ सही होगा, मस्ट के साथ सही नहीं होगा। मतलब संभावना के साथ, पॉसिबिलिटी दर्शाने वाले के साथ सही होगा, और पॉसिबिलिटी न दर्शाने वाले के साथ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कहीं पे 100% या 0% की बात होगी
ओनली की बात होगी, नन की बात होगी, तो वहां पे एजप्शन, समानता एजप्शन, 99% एजप्शन क्या माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे, 1% सही माने जाएंगे। ठीक। और मैंने क्या बताया कि भाई जब किसी, अगर नियम और क्या था भाई, अगर किसी व्यक्ति स्पेसिफिक की बात हो तो जो पूर्व धारणाएं होंगी तो केवल स्पेसिफिक सही होंगी, जनरल सही नहीं होगी। अगर कथन क्या हो, जनरल हो, तो पूर्व धारणाएं स्पेसिफिक भी सही होंगी और जनरल भी सही होंगी। ठीक। और मैंने क्या बताया कि भाई कि अगर कथन में जो कंटेंट दिया है, कथन में बात हो रहा है राम के बारे में, निष्कर्ष में श्याम के बारे में दिया है, तो ऐसी पूर्व धारणाएं गलत मानी जाएंगे। ठीक। तो जो जो नियम मैंने बताया सबको ध्यान में रखना है। बिना इस नियम के आप पूर्व धारणाएं वाले क्वेश्चन, एजप्शन को सही नहीं कर पाएंगे, चाहे एजप्शन हो चाहे निष्कर्ष हो, बिना इस 9 नियम के आप सही कर ही नहीं पाओगे। ठीक। तो देखते हैं भाई, अब 9 नियम हमारा खत्म हो गया, हम देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कि एक राष्ट्रीयकृत बैंक ने राष्ट्रीय दैनिक में विज्ञापन जारी किया कि पात्र उम्मीदवार चार्टर्ड अकाउंटेंट के 100 पदों के लिए आवेदन करे। ये बात, अब कोई भाई क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, कोई क्या है भाई, राष्ट्रीयकृत बैंक है। अब उसने क्या किया, राष्ट्रीयकृत बैंक ने 100 पदों पर भर्ती निकाली है। अब भाई कोई राष्ट्रीयकृत बैंक अगर 100 पदों पर भर्ती निकाला है, तो अब निकालने से पहले वो क्या क्या सोचा होगा, वही होता है एजप्शन। इसका मतलब कि देखो मैंने क्या बताया कि भाई अगर कथन में देखो क्या दिया है, राष्ट्रीयकृत बैंक, तो एजप्शन में राष्ट्रीयकृत बैंक ही होना चाहिए। देखो दिया है ना, राष्ट्रीयकृत बैंक, अलग नहीं होना चाहिए, कोई और बैंक ना हो, राष्ट्रीयकृत बैंक ही हो। कथन में अगर राम की बात होगी तो यहां राम ही आना चाहिए, श्याम नहीं। यही है एजप्शन। अब देखो हम पढ़ते हैं भाई, अब कह रहा है कि कोई राष्ट्रीयकृत बैंक है, 100 पदों पर भर्ती निकाला है। अब मतलब भर्ती निकालने से पहले क्या क्या सोचा है, देखो क्या दिया है, कथन पूर्व धारणाएं 1 कह रहा है कि पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर दे सकते हैं। सही बात है, मतलब अब राष्ट्रीयकृत बैंक ने जिस पदों पर भर्ती निकाली 100 पदों पर, तो उसके दिमाग में क्या चला होगा, यही चला होगा ना कि हम 100 पदों पर वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो 100 पदों पर निकाल रहे हैं, तो इसका लोग प्रत्युत्तर देंगे। प्रत्युत्तर देंगे मतलब कि जो फॉर्म है इसके लिए लोग अप्लाई करेंगे, इसके लिए लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। किसके लिए भाई, चार्टर्ड अकाउंट के लिए। देखो दिया है ना, देखो चार्टर्ड अकाउंट के लिए पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट इस विज्ञापन का प्रत्युत्तर देंगे। भाई एक बात बताओ, अब जैसे आपकी वैकेंसी आई रेलवे ग्रुप डी की, तो जब निकाला गया, जो बोर्ड ने आपकी भर्ती निकाली है, रेलवे बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली, निकालने से पहले क्या सोचा होगा, जो हम ये 22,000 कुछ वैकेंसी निकाल रहे हैं, तो उसके दिमाग में क्या चला होगा, भाई लोग इसका प्रत्युत्तर देंगे, मतलब फॉर्म को अप्लाई करेंगे, जितना हम भर्ती निकालें उससे ज्यादा लोग फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो सही हो गया भाई पहला। दूसरा क्या दिया है, कह रहा राष्ट्रीयकृत बैंक में नियुक्ति चाहने वाले पात्र चार्टर्ड अकाउंटेंट पर्याप्त संख्या में हो सकते हैं। बताओ सही बात है कि नहीं, ये भी सही हुआ कि भाई कोई वैकेंसी है 100, तो लेकिन फॉर्म तो उससे ज्यादा लोग भरेंगे ना। दिमाग में क्या चले भाई, भर्ती 100 ने की, भर्ती 100, लेकिन फॉर्म भरने वाले को संख्या तो उससे ज्यादा हो सकती है ना, लेकिन मे के साथ, मस्ट के साथ नहीं। देखो दिया है ना, हो सकता है मे के साथ, मे के साथ, जब मे के साथ बातें होंगी, पॉसिबिलिटी के साथ बातें होंगी, तो 99% एजप्शन सही हो जाएंगे, 1% गलत भी हो सकते हैं, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमको। तो क्या हुआ भाई, पहला भी सही दूसरा भी सही। तो क्या मामला निकल कर आया, 1 और 2 दोनों, इस पे उत्तर लगाएंगे, एजप्शन 1 और 2 दोनों सही है। दूसरा भाई कथन है, कह रहा कि मानसून की शुरुआत से पहले नगर पालिका प्राधिकरण ने घोषणा की कि मानसून के दौरान शहर के रास्तों में गड्ढे नहीं होंगे। इसका मतलब भाई कौन बात कर रहा है, मानसून की शुरुआत से पहले। देखो क्या, मानसून की शुरुआत से पहले नगर पालिका प्राधिकरण ने घोषणा की मानसून के दौरान शहर के रास्तों में गड्ढे नहीं होंगे। मतलब मानसून के पहले, मानसून अभी आया नहीं, मानसून से बात हो रही है कि मानसून के पहले क्या हुआ, मानसून के पहले नगर पालिका प्राधिकरण ने घोषणा कर दिया कि भाई मानसून के दौरान शहर के रास्तों में गड्ढे नहीं होंगे। मतलब कि जो मानसून होगा, बरसात होगी, तो अब रास्ते में गड्ढे नहीं होंगे। क्यों कि जो, मतलब कि अब हमें तो बताना है एजप्शन ने भाई कि एजप्शन क्या है, पूर्व धारणाएं क्या हो। तो जब ये बताओ नगर पालिका प्राधिकरण ने अगर ये चीज घोषणा किया, तो इसका मतलब कि नगर पालिका जो प्राधिकरण होगा वो पूरा सारी व्यवस्था करके बैठा है, तब ने घोषणा किया, सारी व्यवस्था कर चुका है कि भाई उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई मानसून आएगा ना, मानसून जब बारिश होगा तो उस समय एक भी कोई गड्ढा नहीं पाया जाएगा। मतलब इतनी अच्छे से मरम्मत हो चुका है उसका कि नहीं। अब उसके दिमाग में जो मैंने क्या बोला, एजप्शन हमको बताना है कि मतलब कि ये कथन देने से पहले, कथन किसका है, नगर पालिका प्राधिकरण का। अगर ये कथन दिया तो इससे पहले क्या सोचा होगा, तो यही सोचा होगा कि भाई हाँ ठीक है घोषणा कर दो, क्योंकि इतनी अच्छे से मरम्मत हो चुकी है कि कोई गड्ढा होने वाला नहीं है मानसून के समय। यही उसके दिमाग में रही होगी बात। अब देखते हैं, हम आते हैं पूर्व धारणाएं। रास्ते की इतनी अच्छी तरह से मरम्मत की गई थी
कि पुनः गड्ढे नहीं होंगे। सही बात है भाई, एजप्शन तो यही चला होगा ना कि भाई रास्ते कितनी अच्छे से मरम्मत की गई है कि गड्ढे होंगे नहीं, लेकिन मे के साथ, मस्ट के साथ नहीं। ठीक। दूसरा, पुनः गड्ढे हो जाने पर भी लोग शिकायत नहीं करेंगे। गलत। देखो, देखते ही पता चल रहा है कि पुनः गड्ढे हो जाने पर भी लोग शिकायत नहीं करेंगे। क्या ऐसी बात कहीं समय हुई है क्या कि भाई पुनः गड्ढे हो जाने पर लोग शिकायत नहीं करेंगे? ऐसी बात कुछ नहीं की गई है ना। इससे कुछ मैच कर रहा है कि भाई पुनः गड्ढे हो जाने पर भी लोग शिकायत नहीं करेंगे। ये कौन सी बात हुई? गलत हुआ कि नहीं है? तो कौन सा निष्कर्ष सही होगा भाई? कौन सा पूर्व धारणाएं सही होगी? केवल एक। करा कि भाई पुनः अगर गड्ढे हो जाएंगे तो लोग शिकायत नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं कर सकते हैं शिकायत? इसके बारे में तो कोई बात है नहीं। तीसरा, अगर ये भी रहता है कि लोग शिकायत करेंगे तो भी गलत हो जाएगा। अगर ये बोलता है कि लोग शिकायत होने पर लोग शिकायत कर सकते हैं तो सही हो जाता। हमेशा याद रखना, मे के साथ सही होगा, मस्ट के साथ सही नहीं होगा। पॉसिबिलिटी के साथ वाला सही होगा, अब बिना पॉसिबिलिटी वाला 99% अजप्शन गलत होगा। हमारा यूरोप हॉलीडेज पैकेज देश के भीतर के कुछ हॉलीडेज पैकेजों से सस्ता है। कहा कि हमारा यूरोप हॉलीडेज पैकेज देश के भीतर के कुछ हॉलीडेज पैकेजों से सस्ता है। एक भारतीय यात्रा कंपनी का विज्ञापन है। मतलब एक भारतीय यात्रा कंपनी का विज्ञापन है। क्या विज्ञापन है? कह रहा है कि हमारा यूरोप हॉलीडेज पैकेज देश के भीतर के कुछ हॉलीडेज पैकेजों से सस्ता है। इसका मतलब क्या बातें हो रही? जैसे ये कुछ कथन ऐसा है, मतलब कि आप मान लो कि 5,000 रुपए में दिल्ली से मुंबई जा रहे हो। कोई मान लो कि हवाई जहाज वाली कंपनी है, कोई हवाई जहाज की कंपनी है, वो क्या विज्ञापन दे रही है? वो विज्ञापन ये दे रही है कि भाई आप जितने में आप जा रहे हो, दिल्ली से मुंबई जा रहे हो ना, चलो उतने में मैं तुमको दूसरे अदर कंट्री में तुमको घुमा देता हूं। मतलब चलो यहां से मैं तुमको किसी अदर कंट्री में भेज देता हूं, चाहे अमेरिका हो गया, यूरोप वाली कंट्री में अमेरिका हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने में आप अपने देश में घूम रहे हो ना, जितने में कोई फ्लाइट जैसे कि आप किसी फ्लाइट को करने से, जैसे आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, कह रहा है कि दिल्ली से मुंबई आपका 5,000 रुपए खर्च हो रहा है ना, चलो मैं तुमको 4,000 रुपए में तुमको मैं अमेरिका घुमा देता हूं। ऐसा कुछ बात कर रहा है कि मतलब किसी देश में घुमाने की बात कर रहा है। देखो, कह रहा है कि ना हमारा यूरोप हॉलीडेज पैकेज देश के भीतर के कुछ हॉलीडेज पैकेज से एक भारत सस्ता है। एक भारतीय यात्रा कंपनी का क्या है? विज्ञापन। यात्रा कंपनी का मतलब जितने में आप जा रहे हो ना भाई, जितने में आप दिल्ली जाओगे ना, मुंबई से दिल्ली जाओगे ना, उतना में मुंबई में तुमको किसी अदर कंट्री में तुमको हम यात्रा करा देंगे। अमेरिका हो गया, नेपाल हो गया, ऐसे कुछ बोल रहा है। ठीक, इंग्लैंड हो गया, ऐसे भेज रहा है। तो अब क्या है? देखो, पूर्व धारणाएं क्या है? यही इसका एजप्शन है कि भाई जितने में आप अपने देश में घूम रहे हो ना, अपने देश में घूम रहे हो ना, जितने में तुम, उतना पैसा में, उससे कम पैसा में मैं तुमको दूसरे देश में शेयर करा दूंगा, घुमा दूंगा। यही है इसका मतलब। पूर्व धारणाएं 1, कह रहा तुल्य लागत पर देश के भीतर यात्रा करने के बजाय लोग विदेश यात्रा पसंद करेंगे। भाई हो सकता है, कर भी सकते हैं, है कि नहीं? कह रहा कि तुल्य लागत पर देश के भीतर यात्रा करने के बजाय लोग विदेश यात्रा पसंद करेंगे। पसंद मतलब कर सकते, पसंद करेंगे। ठीक, इंग्लिश वाला रहता तो उसमें लिखा रहता में। ठीक, तो पसंद करेंगे तो सही हुआ भाई। भाई ऐसा विज्ञापन किसी को मिलेगा अगर कि भाई जितना में आप जा रहे हो, दिल्ली से मुंबई घूम रहे हो, ऐसा मैं आपको तुमको दिल्ली से अमेरिका घुमा दूं, तो बताओ ऐसे निर्णय बदलोगे कि नहीं अपना? जाओ। हाँ, सब लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जाएंगे ना। तो वही बोल रहा है कि तुल्य लागत पर देश के भीतर यात्रा करने के बजाय लोग विदेश यात्रा पसंद करेंगे। सही बात है। ऐसे विज्ञापनों से जानकारी पाने के बाद लोग सामान्यतः अपनी यात्रा संबंधी निर्णय लेते हैं। सही भाई, ऐसा विज्ञापन जब मिलेगा तभी तो लोग अपना निर्णय चेंज करेंगे ना। अभी ऐसा कुछ आया ही नहीं, तो अभी लोग क्या कर रहे हैं? दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई से कर्नाटक घूम रहे हैं, केरल घूम रहे हैं जाकर। ठीक, यात्रा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा ऑफर मिलेगा तो अपना लोग निर्णय बदल सकते हैं ना, लेकिन मे के साथ। 100% गारंटी नहीं है इसकी मे के साथ। भाई क्यों नहीं? अपना निर्णय बदलेंगे तभी ना। ऐसा कोई विज्ञापन मिलेगा तो अपना निर्णय बदल सकते हैं लोग कि भाई चलो जाने दो, दिल्ली से मुंबई क्यों जाए घूमने, दिल्ली से चलते हैं जो है कि इंग्लैंड घूम कर आते हैं। ऐसा कुछ है। ठीक, तो ये दोनों सही हुआ, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, करा कथन थोक बाजार में कम कीमतों पर सब्जियां नहीं मिलने के कारण। करा देखो कथन क्या है? करा कि थोक बाजार में कम कीमतों पर सब्जियां नहीं मिलने के कारण खुदरा सब्जी बेचने वाले ने सब्जियों की कीमतें लगभग 20% तक बढ़ा दी। इसका मतलब करा कि थोक बाजार में, जो थोक मार्केट है भाई, उसमें करा कि कम कीमत पे सब्जी नहीं मिल रही। जो थोक मार्केट है उसमें कम कीमत पे सब्जी नहीं मिल रही है। तो अब क्या होगा? जब कम कीमत पर सब्जी नहीं मिलेगी तो जो क्या होगा भाई? थोक बाजार में कम कीमत पर सब्जियां नहीं मिलने के कारण खुदरा सब्जी बेचने वाले, अब जो खुदरा सब्जी बेचने वाले हैं, उन्होंने क्या कर दिया? अपने सब्जियों के दाम में क्या कर दिया? 20% तक बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया भाई? क्योंकि जब सब्जी नहीं मिल रही थी उनको,
थोक बाजार में जब सब्जी उनको खुद सस्ती नहीं मिल रही थी तो सस्ती बेचेंगे कहां से? इसका मतलब इसका एजप्शन क्या है? अब यहाँ पे एजप्शन क्या निकल रहा है? इसका मतलब जो खुदरा व्यापारी हैं उनको सब्जी सस्ती नहीं मिल रही थी, महंगी मिल रही थी, तो महंगी खरीद के ला रहे हैं, इसलिए महंगा बेचेंगे। और कितना? 20% बढ़ाकर। इसका मतलब ये हुआ ना कि खुदरा व्यापारी को खुद सस्ती सब्जी नहीं मिल रही है, सब्जियां सब सस्ती नहीं मिल रही हैं, महंगी मिल रही थी। भाई जब महंगी मिलेगी तो महंगी ही लाकर बेचेंगे, सस्ता तो बेचेंगे नहीं, दाम तो बढ़ाएंगे ही। ठीक, कह रहा कि लोग अधिक कीमतों पर सब्जियां खरीदना पूर्णतः कह रहा कि बंद कर देंगे। गलत बात भाई। ऐसा देखो, मैंने कहा ना, पूरे या तो 0% की बात होगी या तो 100% की बात होगी, तो ये एजप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है कि पूर्णतः बंद कर देंगे, पूरा 100% की बात कर रहा है कि पूर्णतः बंद कर देंगे, सब्जी कोई खरीदेगा नहीं। ऐसा होता है क्या भाई? हाँ, ऐसा हो सकता है कि भाई अब पहले ज्यादा सब्जी खरीद रहे थे, अब थोड़ा सा कम खरीदेंगे। पहले ज्यादा मात्रा में खरीद रहे थे, अब कम मात्रा में खरीदेंगे। जहां 2 किलो की जगह 1.5 किलो खरीद के लेके आएंगे, लेकिन लाएंगे ऐसा थोड़ी नहीं खाना बंद कर देंगे, है कि नहीं? जैसे नमक है, नमक का दाम अभी मान लो कोई 30 रुपए केजी है और नमक हो जाएगा 300 रुपए केजी, तो क्या लोग नमक खाना बंद कर देंगे? हाँ, थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, बस इतना हो सकता है। तो गलत कह रहा, अब भी लोग खुदरा बेचने वाले से सब्जियां खरीदेंगे। बिल्कुल सही है भाई, अब भी लोग खुदरा बेचने वालों से सब्जियां खरीदेंगे। भाई खरीदेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? है कि नहीं? तो कौन सा सही हुआ भाई निष्कर्ष? एजप्शन दूसरा। पांचवा देखो भाई, कथन कह रहा कि कॉलेज में विविध पूर्व स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु फॉर्म लेने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी और माता पिता लाइन में खड़े हैं। क्या एजप्शन है भाई इसका? क्या बोल रहा है कथन में? कथन में ये बोल रहा है कि कॉलेज में विविध पूर्व स्नातक, मतलब कोई कॉलेज है उसमें ग्रेजुएशन वाली जो पढ़ाई करने के लिए, ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु फॉर्म लेने के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी और माता पिता क्या है? लाइन में खड़े हैं। भाई एक बात बताओ, जब आपका एडमिशन आपको लेना होता है तो पहले क्या करना पड़ता है? पहले आप कॉलेज में जाओगे, ग्रेजुएशन करना है तो पहले उसका फॉर्म लोगे, फिर भरोगे, तब ना उसके बाद एडमिशन होगा आपका। तो अब क्या है भाई, लाइन में खड़े हैं लोग। कौन कौन? विद्यार्थी और माता पिता। किसमें? ग्रेजुएट वाले में एडमिशन लेने के लिए, चाहे जैसे बीए हो गया, बीएससी हो गया, बीकॉम हो गया, लेने के लिए, प्रवेश लेने के लिए लोग लाइन में खड़े हैं। अब एजप्शन देखो क्या होगा। एजप्शन 1 कह रहा कॉलेज प्राधिकरण लाइन में खड़े सभी को प्रवेश दे पाएगा। गलत बात। कह रहा कि भाई कॉलेज प्राधिकरण लाइन में खड़े सभी को प्रवेश दे पाएगा। भाई सभी को प्रवेश कैसे दे देगा? अगर मान लो कॉलेज में केवल सीट होगी 100, तो 100 लोगों का ही एडमिशन कर पाएगा ना, तो 200 लोगों को तो कर नहीं पाएगा। और इसमें कह रहा है कि कॉलेज प्राधिकरण लाइन में खड़े सभी को प्रवेश दे पाएगा। भाई कैसे? मान लो संख्या केवल कॉलेज में एडमिशन केवल 200 सीट है और 2000 लोग फॉर्म भर रहे हैं, प्रवेश भर रहे हैं, क्या सबको एडमिशन दे देगा? नहीं देगा। आपकी वैकेंसी है 22,000 समथिंग, फॉर्म भरे हैं 13-14 लाख लोग, क्या सबको नौकरी मिल जाएगी? नहीं ना मिलेगी। तो गलत हुआ कि नहीं? दूसरा कह लाइन में खड़े सभी लोगों के लिए कॉलेज प्राधिकरण के पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म होगा। सही भाई, फॉर्म तो ये तो राइट है ना सबका फॉर्म भरना। अगर फॉर्म खत्म भी हो जाएगा तो उनको छुपवाकर फॉर्म को देना पड़ेगा, ये आपका अधिकार है। भाई आप रेलवे के ग्रुप डी की वैकेंसी आई, फॉर्म तो सब लोग भरे हैं ना, भर्ती है तो केवल 22,000 समथिंग, लेकिन फॉर्म 14-15 लाख लोग भरे हैं। फॉर्म तो सबको अधिकार है ना भरने का। तो यहां पे कर रहा है कि लाइन में खड़े सभी लोगों के लिए कॉलेज प्राधिकरण के पास पर्याप्त संख्या में फॉर्म होंगे। सही बात है। क्या कभी ऐसा आपने सुना है कि भाई आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे? कोई भी वैकेंसी आई, क्या ऐसा है कि आप अगर आप एलिजिबल हो उसके लिए, आप उस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो, तो फॉर्म भरना आपका राइट है ना, आपका अधिकार है ना। अगर कॉलेज में फॉर्म खत्म भी हो जाएगा तो भी उनको छपवा कर देना पड़ेगा, अगर टाइम है तो, समय है तो। जैसे भाई एक समय होगा ना कि भाई यहाँ इतने तारीख तक फॉर्म मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, उस समय के अंदर अगर आप आओगे, अगर कॉलेज के बाद फॉर्म नहीं होगा तो उसको छाप कर देना पड़ेगा फॉर्म। तो सही हुआ कि नहीं? कौन सा सही हो जाएगा भाई? केवल 2। कॉलेज प्राधिकरण लाइन में खड़े सभी को प्रवेश दे पाएगा। देखो गलत हुआ कि नहीं? सभी को कैसे दे लेगा भाई? यही होता है अजप्शन। कथन यदि आपके कार्यालय में पार्किंग की जगह नहीं है, क्या कह रहा है? कह रहे यदि आपके कार्यालय में पार्किंग की जगह नहीं है तो अपने वाहन को मॉल में पार्क कीजिए और कार्यालय चलकर जाइए। क्या कह रहा है? कह रहे यदि भाई आपके कार्यालय में पार्किंग की जगह ना हो, मतलब पार्किंग पूरी, इसका मतलब क्या हो कि कह रहा है कि पार्किंग अगर पूरी फुल हो गई हो, अगर वहां पे जगह ना हो तो आप क्या करो? पार्किंग की जगह नहीं हो तो अपने वाहन को मॉल में पार्क कीजिए। इसका मतलब भाई कोई साइड में बगल में कुछ दूरी पे मॉल होगा, जरा मॉल में पार्क कीजिए और वहां से क्या करिए? वहां पार्किंग कीजिए मॉल में, अपने बाइक को या जो अपने वाहन को मॉल में क्या कीजिए? पार्किंग कीजिए और वहां से कार्यालय चलकर आइए। इसका मतलब क्या हुआ? इसके पढ़ने से क्या समझ में आ रहा है? इस कथन को पढ़ने से यह समझ में आ रहा है कि भाई कह रहा है कि यदि आपके कार्यालय में पार्किंग की जगह नहीं, मान लो आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो,
सपोज दैट आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, आपकी मैथ, समझ लो कि मैथ्स योद्धा नाम की कोई कोचिंग है, आप उसमें पढ़ रहे हो। अब आप कहीं आप आपको मतलब ये आदेश दे दिया गया, मतलब आपको ये नियम लागू कर दिया गया, बता दिया गया कि भाई अगर ना ये जो हमारी कोचिंग है ना, अगर इसमें पार्किंग की जगह ना मिले, अगर इसमें पार्किंग की जगह ना मिले तो आप क्या करना, बगल में ना उस उधर जो बिल्डिंग जो एक्स है ना, उसमें अपने वाहन को पार्क कर देना और वहां से चलकर कोचिंग आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो भाई जो हमारा जो वो जो बिल्डिंग एक्स होगी, बिल्डिंग एक्स में क्या करना, पार्क कर देना और वहां से चलकर आ जाना। इसका मतलब जो बिल्डिंग एक्स होगी क्या कोचिंग से 10 किलोमीटर दूर होगी? एज्यूम करो किसी आसी पास होगी ना, अगल बगल होगी ना भाई। यदि आपके कार्यालय में पार्किंग की जगह नहीं हो तो अपने वाहन को मॉल में पार्क कीजिए और कार्यालय चलकर आइए। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है, कह रहा कि मॉल में पार्क कीजिए और चल के आइए। इसका मतलब क्या मॉल कोचिंग से या क्या मॉल कार्यालय से, जो कार्यालय है क्या मॉल कार्यालय से 10-20 किलोमीटर दूर होगा? नहीं होगा ना। अगर दूर होता तो ये बात बोलता क्या कि चलकर आइए, मतलब पैदल चलकर आइए, ये बात बोलता नहीं बोलता। यही होता है एजप्शन, हमें समझना पड़ेगा क्या क्या बातें, मतलब ये कथन जो बोला इसके पहले क्या सोचा होगा? यही सोचा होगा कि अरे यार अगर अगर जो ये कार्यालय है, कार्यालय में अगर पार्किंग की जगह ना बची तो क्या करना आप लोग, ये जो मॉल है ना उसमें क्या करना, अपने वाहन को पार्क कर देना और वहां से चलकर आना। इसका मतलब जो पार्क होगा किसी जो कार्यालय के आस पास होगा, अगल बगल कुछ दूरी पे होगा, ऐसी दूरी पे होगा जिसे पैदल चलकर आया जा सकता है। ठीक, एजप्शन, पूर्व धारणाएं। कह रहा माल कार्यालय से चलकर जाने लायक दूरी पर है। सही बात, बताओ सही बात है कि नहीं, कि माल जो मॉल है कार्यालय से चलकर जाने लायक दूरी पर है। भाई जो जाने लायक दूरी पर है तभी तो बोल रहा है ना कि चलकर आइए। अगर दूर रहता 10-20 किलोमीटर दूर तो ये बात बोलता क्या कि अपने वाहन को वहां पे खड़े कर देना, वहां से 20 किलोमीटर चल के आना, तो अगल बगल ही होगा ना। सही। कार्यालय अपने परिसर में आगंतुकों को वाहनों को नहीं करा कि नहीं लाने देता। गलत बात भाई। करा कार्यालय अपने परिसर में, अपने परिसर में आगंतुकों के वाहनों को नहीं लाने देना। ये बात कहाँ कहा है भाई? वो तो कहा कि अगर यदि आपके कार्यालय में पार्किंग की जगह ना हो तब ऐसा काम करना। इसका मतलब कि अगर कार्यालय में जगह हो, अगर इसका मतलब कि यदि कार्यालय में पार्किंग की जगह हो तो उसी जगह कर देना पार्क। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर कार्यालय में पार्किंग की जगह हो तो उसी जगह पार्क कर देना, ना हो तब जाके जो बिल्डिंग जो मॉल है उसमें पार्क करना, तब की बात करना। और ये कह रहा है कि कार्यालय अपने परिसर में आगंतुकों के वाहनों को नहीं लाने देता। गलत हो जाएगा ना भाई, बोलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया भाई? कथन, बेहतर फसल के लिए किसानों को तत्काल रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर जैव खाद का प्रयोग शुरू करना चाहिए। कह रहा है कि बेहतर फसल के लिए किसानों को तत्काल, देखो क्या दिया भाई, कह रहा है कि तत्काल रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर छोड़कर जैव खाद का प्रयोग शुरू करना चाहिए। क्या ऐसा भाई? ये कथन किसका हो सकता है भाई? ये कथन किसी आम आदमी का भी हो सकता है, किसी किसान का हो सकता है, किसी नेता का हो सकता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी हो सकता है, या जो जो फार्मर किसान जो मंत्री है उसका भी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? किसी का हो सकता है ये कथन। क्या बोला? कह रहा बेहतर फसल के लिए किसानों को तत्काल रासायनिक उर्वरकों को छोड़कर जैव खाद का प्रयोग करना चाहिए। क्या कर रहा है? कह रहा है कि भाई बेहतर फसल के लिए किसानों को बोल रहा है, कह रहा है कि बेहतर फसल के लिए आपको क्या करना चाहिए? रासायनिक जो खाद है उसको छोड़कर तुरंत किसका प्रयोग करना चाहिए? जैव खाद का। रासायनिक को छोड़कर जैव खाद का प्रयोग करना चाहिए, और वो भी कह रहा है कि तत्काल। इसका मतलब क्या हुआ? तत्काल की बात कर रहा है। पूर्व धारणाएं। कह रहा है कि सभी किसान केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। गलत हो जाएगा। कह रहा सभी किसान केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। गलत। देखो केवल लगाया ना, गलत हुआ कि नहीं? ये पॉसिबिलिटी दर्शाने वाले शब्द नहीं है ना, ये तो 0% और 100% दर्शाने वाले शब्द है। गलत हो गया। कह रहा सभी किसान केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कथन में क्या बोला गया? कथन में ये बोला गया कि भाई सबको क्या करना चाहिए? रासायनिक जो खाद है उसको छोड़कर सबको जैव खाद का प्रयोग करना चाहिए तत्काल अच्छी फसल के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो ये नहीं हुआ कि सभी किसान केवल रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। भाई मैंने कहा कि सभी डॉक्टर को ईमानदारी से काम करना चाहिए। मैंने ये कथन बोला कि सभी डॉक्टर को ईमानदारी से क्या काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब कि सारे जो डॉक्टर हैं बेईमान है, ईमानदार नहीं है? कोई भी डॉक्टर अपना ईमानदारी से काम नहीं करता है भाई। कुछ ऐसे होंगे ना कि जो अपने, कुछ ऐसे डॉक्टर होंगे ना जो ईमानदारी से काम नहीं करते होंगे, उनके लिए ये बातें बोली जा रही है ना। जैसे मैंने कहा कि भाई सभी विद्यार्थी को एकदम लगन से पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सभी विद्यार्थी, कोई विद्यार्थी लगन से पढ़ाई करता ही नहीं है।
अरे कुछ नहीं करते होंगे ना, तो उनके लिए बातें बोली जा रही है। ठीक, सभी किसान केवल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, ये सबके लिए बोल देता है कि भाई सभी किसान क्या कर रहे हैं, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं। अरे भाई ये बात बोला है, इससे ये पता चलता है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो रासायनिक का प्रयोग करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो उर्वरक का भी, जैव खाद का भी प्रयोग करते होंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि सभी किसान, देखो सभी लगा दिया, केवल लगा दिया, गलत हो गया कि नहीं। फिर दूसरा कह रहा जैव खाद किसानों को आसानी से मिल जाती, सही बात। अगर भाई आसानी से नहीं मिलती तो ये बात बोला क्यों जाता। ये कथन जो बोला है कि भाई तत्काल, देखो कथन जो बोला है, कह रहा है कि तत्काल रासायनिक उर्वरक को छोड़कर जैव खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर भाई जैव खाद आसानी से नहीं मिलेगी तो ये क्यों ये बात करेगा, तत्काल करना चाहिए काम, तत्काल रासायनिक को छोड़ो और उर्वरक का प्रयोग करो। भाई इसका मतलब कि मार्केट में अवेलेबल है उर्वरक खाद, जैव खाद अवेलेबल है, तभी तो ऐसा बोला जा रहा है कि नहीं। जैसे आपके प्रधानमंत्री ने, किसी कोई दुर्घटना घट गई, आपके प्रधानमंत्री ने आदेश कर दिया कि भाई जिसके साथ घटना घटी है, जो जो इसमें जो इसमें मारे गए हैं, सबको, जो मर गए हैं या जिनकी डेथ हो गई दुर्घटना में, सबके परिवार वालों को 20-20 लाख रुपया दे दिया जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सरकार ने बोल दिया कि सबको 20-20 लाख रुपया दे दिया जाए, इसका मतलब हुआ कि सरकार के पास सबको 20-20 लाख देने के लिए पैसा है उतनी मात्रा में, तभी सरकार बोल रही है। अगर नहीं होती तो सरकार ऐसी बात बोलती नहीं। ठीक, तो इसका मतलब जैव खाद किसानों को आसानी से मिल जाता है, तभी ये बात बोला गया है कि भाई तत्काल रासायनिक उर्वरक को छोड़ो और जैव खाद का प्रयोग करो। अगर आसानी से नहीं मिलती तो ये बात नहीं बोला जाता था कि तत्काल रासायनिक को छोड़ो और खाद का प्रयोग, जैव खाद का प्रयोग। इसका मतलब मार्केट में अवेलेबल है जैव खाद जो आसानी से और तत्काल मिल जाएगी, तभी ये जैव खाद किसानों को आसानी से मिल जाती है। ठीक, तो कौन सा निष्कर्ष सही हुआ भाई, केवल निष्कर्ष 2। क्वेश्चन नंबर 8, कथन दिया कर रहा है बैंक एक्स द्वारा एक विज्ञापन, बैंक कोई एक्स है उसके द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया, कह रहा कि शिक्षा ऋणों के लिए हमारी ब्याज दरें किसी भी दूसरे बैंक से कम है। क्या बोल रहा है भाई, कोई बैंक एक्स है, वो क्या विज्ञापन जारी करता है कि भाई जो हम शिक्षा के ऋण देते हैं ना, जो हम एजुकेशन लोन देते हैं ना, ये जो अदर बैंक है ना, सारे बैंक जो अदर बैंक है उनसे हमारी जो ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनसे कम है हमारी। यही बोलना चाह रहा है। इससे क्या पता चलता है, इससे यही पता चलता है कि इसका मतलब कि शिक्षा ऋणों के लिए हमारी ब्याज दरें किसी भी दूसरे बैंक से क्या है, कम है। यही बोल रहा है कि भाई हम जो ऋण देते हैं ना, हमारा जो ऋण है अदर बैंकों से जो इंटरेस्ट चार्ज है वो हम कम लेते हैं, हमारा कम है सारे बैंकों से। इसका मतलब बैंक में और भी सारे, इसका मतलब कि इस मार्केट में और भी सारे बैंक होंगे, तभी ना बोल रहा है कि हाँ ऐसी बात है कि भाई सबसे हम कम देते हैं। अगर ढेर सारे बैंक नहीं होते, अदर बैंक नहीं होते, तो ऐसी बात बोलता ही नहीं। तब तो अगर केवल इसी का बैंक होता और किसी का केवल बैंक एक्स ही होता मार्केट में, तो वो बात ही नहीं करता कि अदर से कम है हमारा। इसका मतलब ये पता चला कि भाई मार्केट में तो बहुत सारे बैंक होंगे। ठीक, और कह रहा है कि सबसे हमारी जो ब्याज दर कम है, इसका मतलब जो बैंक है और सारे सब लोग जो ढेर सारे बैंक है, सबकी ऋण दरें क्या होंगी, अलग अलग होंगी, तभी ना कह रहा है ऐसी बात। देखो क्या पूर्व धारणा क्या है भाई, कह रहा है कि कुछ दूसरे बैंक भी शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं, सही बात। कह रहा है कुछ दूसरे बैंक भी शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं, तभी नहीं बात बोल रहा है कि हमारी जो ऋण है सभी दूसरे बैंक से कम है। तो इसका मतलब मार्केट में और सारे बैंक है, तभी बोल रहा है कि कुछ दूसरे बैंक भी शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं, सही बात। होते नहीं तो ये बात बोलता क्यों। दूसरा, कह रहा शिक्षा ऋणों पर भिन्न भिन्न बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें भिन्न भिन्न होती है, सही बात। दोनों सही हो गया। इसका मतलब 1 और 2 दोनों सही। भाई ये बात बोल रहा है कि दूसरे बैंक से, इसका मतलब इससे ये पता चल गया कि मार्केट में और भी सारे एक्स के अलावा और भी सारे बैंक है, पहला पॉइंट। तो इसके अलावा देखो पहला सही हो गया, कुछ दूसरे बैंक भी शिक्षा ऋण प्रदान करते हैं, सही बात। फिर कहता है कि हमारी जो ऋण है ना सबसे कम है, हम जो ब्याज दर जो हमारा है वो सबसे कम है, सारे बैंकों से हमारा जो ब्याज दर है कम है। तो कम है, इसका मतलब कि और भी बैंक हो, सबका अलग अलग दर होगा, इंटरेस्ट सबका अलग अलग होगा। तो इसका मतलब शिक्षा ऋणों पर भिन्न भिन्न बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरें भिन्न भिन्न होती हैं, सही हुआ कि नहीं। तो सबका अलग अलग होगा, तभी तो ऐसी बात बोल रहा है कि सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 9, कह रहा अपने मोबाइल फोन की किसी भी तरह की समस्या के लिए तत्काल, देखो कह रहा है ना, तत्काल हमारे सहायता डेस्क से संपर्क करें। कर अपने मोबाइल फोन की किसी भी तरह की समस्या के लिए तत्काल हमारी सहायता डेस्क से संपर्क करें। क्या करा कि भाई अगर एक मोबाइल कोई कंपनी होगी, चाहे जो भी कंपनी हो, भाई एक कोई मोबाइल कंपनी है, चाहे मान लो कि नोकिया का है, चाहे सैमसंग का है, जो भी है, यहाँ पे मान लो नोकिया की बात कर रहा है, अगर नोकिया कंपनी की बात हो रही होगी तो इधर केवल नोकिया कंपनी की बात होगी, अगर सैमसंग कंपनी की बात होगी तो इधर केवल सैमसंग कंपनी की बात होगी। लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं करा कि अपने मोबाइल फोन की किसी भी तरह की समस्या के लिए तत्काल हमारे सहायता डेस्क से संपर्क करें। इसका मतलब कि कोई कंपनी है भाई मोबाइल की, वो बोल रही है कि अगर आपके मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो तो तत्काल क्या करिए, संपर्क करिए हमारे कहा सहायता डेस्क से संपर्क करें। तो देखो पूर्व धारणा है
कह रहा कि सहायता डेस्क के पास मोबाइल फोनों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान है तथा वे तदनुसार मार्गदर्शन करेंगे। सही बात। अगर भाई ऐसी बात यहाँ पे देखो बोला है, जब कथन में क्या बोला कि भाई फोन में कोई भी समस्या हो तो आप तत्काल संपर्क करिए, तो इसका मतलब कि उसका सारा उस मोबाइल कंपनी के पास अगर मोबाइल में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबका समाधान है। तो वही ये बात कर रहा है कि सहायता डेस्क के पास मोबाइल फोनों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान है तथा वे तदनुसार मार्गदर्शन करेंगे। सही बात भाई है, तभी ने ये बात बोला है कि तत्काल आप संपर्क करिए कोई प्रॉब्लम आता है। हाँ, ऐसा देखो नहीं हो सकता। बात कर रहे हैं मोबाइल का और यहाँ पे बात कर दी कि टीवी का, तो एजम्पशन क्या हो जाती, गलत हो जाती। पता चले कि बात कर रहे हैं मोबाइल का और आप लेके पहुंच गए टीवी बनवाने के लिए, तो गलत हो जाएगा ऐसा एजम्पशन। केवल फोन की बात कर रहा है, मोबाइल फोन की, तो बस मोबाइल फोन ही की बात होना चाहिए यहाँ पे, और किसी का नहीं, किसी चीज का। करा जब तक समस्या की रिपोर्ट तत्काल न की जाए इसका समाधान नहीं है, गलत हो जाएगा भाई। दूसरा करा कि जब तक समस्या की रिपोर्ट तत्काल न की जाए इसका समाधान नहीं किया जाएगा, गलत हो जाएगा। ये यहाँ पे बोला है कथन में, केवल ये बात बोला है कि भाई तत्काल संपर्क करें, लेकिन ये थोड़ी ना बोला है कि अगर आप तत्काल नहीं पहुंचोगे तो आपका समाधान नहीं किया जाएगा, गलत। जैसे भाई मान लो कोई डॉक्टर है, कोई बोला कि भाई ये किसी को इस बीमारी का ये सिम्टम दिखाई देता है तो तत्काल हमसे संपर्क करें। मान लो कोई डॉक्टर बोला कि भाई अगर आपको इस बीमारी का कुछ लक्षण दिखाई दे रहा है, अगर इस सिम्टम दिखाई दे रहा है कोई लक्षण, तो आप तत्काल हमसे संपर्क करिए। तो इसका मतलब कि डॉक्टर के पास उस बीमारी का सारा समाधान है, लेकिन फिर भी मैं बताया मे के साथ, मस्ट के साथ नहीं। 99% समाधान है, 1% ऐसा हो सकता है कि नहीं भी हो सकता है समाधान। अब मान लो एक लड़का, एक व्यक्ति है, उसको सिम्टम दिखाई दिया तो पहुंच गया तुरंत डॉक्टर के पास और उसका इलाज शुरू हो गया। और एक व्यक्ति पहुंचा डॉक्टर के पास, डॉक्टर पूछा अच्छा बताओ तुमको कब से लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अब वो व्यक्ति बोल रहा है कि भाई मुझे 5 दिन से लक्षण है, तो क्या डॉक्टर ही बात बोलेगा कि जाओ तुम 5 दिन, मैंने बोला था तत्काल संपर्क करें तो आप 5 दिन बाद आए हो, जाओ तुम्हारा इलाज नहीं होगा। गलत बात है ना। ये केवल बोला कि भाई समस्या को देखते हुए, कि मतलब समस्या कितनी गंभीर है, समस्या को देखते हुए बोला जा रहा है कि भाई तत्काल संपर्क करिए आप तुरंत। ऐसा मतलब ये नहीं कि आप तत्काल नहीं जाओगे तो आपका काम नहीं होगा, आपका समस्या का समाधान नहीं किया जाएगा, गलत बात हो जाएगी। वही बात मैंने बताया कि अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, किसी आप डॉक्टर से बताओगे कि ये सिम्टम को 5 दिन से दिखाई दे रहा है, डॉक्टर ये बात बोलेगा कि जाओ 5 दिन, मैंने तत्काल बोला था 5 दिन बाद आ रहे हो, आपका समाधान नहीं किया जाएगा, आपका इलाज नहीं होगा। गलत बात है ना। कौन सा सही हुआ था भाई? केवल एक, पहला, केवल पहला। क्वेश्चन नंबर 10, करा मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवा ले। करा मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए क्या ले भाई? हमारी दवा ले। भाई कोई कंपनी है वो ये बात बोल रही है, कोई कंपनी ये बात बोल रही है कि मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी दवा ले। मतलब आप कोई मोटापे से कोई परेशान है तो वो हमारी दवा ले, ये बात बोल रहा है, कोई कंपनी है। पूर्व धारणा है, करा कि बाजार में मौजूद मोटापा कम करने की अन्य दवाओं से वजन कम नहीं किया जा सकता। गलत हुआ कि नहीं? कोई कंपनी बोले मोटापे की समस्या से लड़ने के लिए हमारी क्या ले भाई? हमारी दवा ले। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब मार्केट में और पहले से कोई कंपनी है ही नहीं जिससे मोटापे को ठीक किया जा सकता है, जिसकी दवा खाकर। मार्केट में और भी तो सारी कंपनियां होंगी ना जो मोटापे को सही करती होंगी, ठीक करती होंगी, मोटापे के समाधान को कम करती होंगी, और भी तो कंपनियां होंगी ना। तो यहां पे बोल रहा है कि बाजार में मौजूद मोटापा कम करने के अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता। अच्छा ये बोल, बाजार में मौजूद मोटापा कम करने के लिए करा कि अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता। देखो क्या करा कि अन्य दवाओं से क्या बात कर रहा है कि ये एकदम 0 और 100% की बात कर रहा है कि भाई केवल हमारा ही दवा करोगे ना तभी ठीक होगे, वरना कोई दवा तुमको ठीक ही नहीं कर सकती, ये बात बोल रहा है। तो गलत हुआ कि नहीं है भाई? बाजार में मौजूद मोटापा कम करने के अन्य दवाओं से वजन कम नहीं हो सकता, ये बात कर रहा है। देखो एकदम 100% बात कर रहा है, केवल भाई हमारी दवा इसको ठीक कर सकती है, बाकी किसी की दवा नहीं। ऐसा होता है क्या? मार्केट में बहुत सारी, मैंने जैसे बोला किसी की तबीयत खराब है, मैं उससे बोला कि अच्छा जाओ डॉक्टर राम को तुम दिखा लेना, तो मेरे एजम्पशन क्या था, मेरे दिमाग में एजम्पशन क्या था कि हाँ वो जाएगा डॉक्टर राम को दिखाएगा तो उसको डॉक्टर राम सही कर देगा, लेकिन मैं के साथ मतलब डॉक्टर उसको राम जो डॉक्टर है वो उसको सही कर देगा, इसकी पूरी संभावना है कि इसको सही कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इसकी समस्या कोई राम ही दूर कर सकता है, और भी डॉक्टर ऐसे होंगे जो इस समस्या को दूर कर सकते हैं। उससे क्या राम से भी बेस्ट कोई हो सकता है? ठीक, तो और यही बात बोल रहा है कि कम करने के अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता। गलत बात भाई, मार्केट में केवल इसी से थोड़ी ना, बहुत सारे होंगे। ये तो केवल अपनी बात कर रहा है ना, भाई हमारी ऐसा करो, हमारी दवा करो, मोटापा हम सही कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं हुआ कि और सब लोग कर ही नहीं पाएंगे। कह रहा दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। गलत।
कह रहा दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे बोल रहा है कि भाई बिना दवा के आप मोटापा ठीक नहीं कर सकते हो। गलत बात है ना, जरूरी है कि मोटापा को केवल दवा से ठीक किया जा सकता है, बाकी अदर चीजों से, योगा करके, व्यायाम करके, और भी तरीकों से मोटापे से लड़ा जा सकता है, मोटापे को ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि खाली आप क्या करोगे, दवा ही खाकर ठीक कर सकते हो मोटापा, बाकी नहीं। क्या बात, देखो इसमें क्या पता चल रहा है, देखो इसमें 100 या 0% की बात इसमें भी पता चल रही कि नहीं, बाजार में मौजूद मोटापा कम करने की अन्य दवाओं से वजन कम नहीं होता, मतलब केवल इन्हीं की दवा से मोटापा ठीक होगा, बाकी किसी से नहीं। इनका कहने का खाली मतलब ये है, कथन का मतलब ये है कि भाई हमारी दवा करोगे, जैसे मैं कह रहा हूं कि भाई मुझसे अगर आप मैथ रीजनिंग पढ़ोगे ना, आप रेलवे में 30 में 30, रेलवे में हमसे अगर आप मैथ रीजनिंग पढ़ोगे तो जो रेलवे का एग्जाम होगा उसमें रीजनिंग में 30 में 30 और मैथ में 25 में 25 करके आओगे। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होगा कि बाकी और कहीं पढ़ोगे तो आप मैथ में 25 में 25, रीजनिंग में 30 सही नहीं कर पाओगे। क्या पता हमसे भी अच्छा कोई पढ़ाए, हमसे भी बेटर कोई पढ़ाए, है कि नहीं। तो और कह रहा है कि दवाओं के बिना मोटापे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। भाई खाली आप दवा के द्वारा ही मोटापा ठीक किया जा सकता है, और बाकी कहीं नहीं। वनली की बात किया नहीं, देखो वनली की बात कर रहा है कि नहीं, केवल वनली, केवल की बात कर रहा है, केवल दवा से, तो गलत हुआ कि नहीं। और यहाँ पे बात कर रहा है कि केवल हमारी दवा से ठीक हो गए, बाकी नहीं, दोनों गलत निकला भाई। कौन सा, ना तो एक और ना ही दो। कथन कर सरकार ने मेट्रोपोलिस में एक से अधिक सवारियों वाले यात्री वाहनों के लिए एक अलग लेन निश्चित करने का निर्णय लिया। क्या कह रहा है कि भाई सरकार ने मेट्रोपोलिस में एक से अधिक सवारियों वाले यात्री वाहनों के लिए एक अलग लेन निश्चित करने का निर्णय लिया। इसका मतलब कि भाई जो लेन दिया जाता है ना चलने के लिए, जैसे बाइक के लिए अलग लेन होता है, 4 व्हीलर के लिए अलग होता है, ट्रक के लिए अलग लेन होता है, कार के लिए अलग लेन होता है, ठीक। तो ऐसे कुछ सरकार कह रही है कि भाई अगर आप जो सवारी एक से अधिक पाई जाएगी ना, जैसे मान लो जो लोग एक से अधिक सवारी के साथ रहेंगे, एक से अधिक लोग अगर कार या जिस भी चीज से लोग जाएंगे, यात्रा करेंगे, तो उनको एक अलग से लेन दे दिया जाएगा। इसका मतलब सरकार की मंशा क्या होगी भाई, सरकार की मंशा ये होगी कि जो लोग मान लो कोई कार से जा रहा है, कोई अकेले जा रहा है, तो सरकार की मंशा है कि भाई एक कार से अकेले जा रहे हो, डीजल पेट्रोल और ज्यादा नुकसान हो रहा है, और आप ट्रैफिक भी ज्यादा होगी, तो सरकार की मंशा ये है कि भाई एक कार में एक से अधिक लोग बैठ के जाओ, 2 लोग 4 लोग 5 लोग बैठ के जाओ। तो अब इससे क्या होगा, मान लो कि 5 व्यक्ति हैं, पांचों के पास कार है और एक ही जगह पे जाना है। मान लो 5 व्यक्ति है और एक ही घर में रहते हैं लोग, 5 व्यक्ति एक ही घर में रहते हैं या एक ही मकान में रहते हैं सभी लोग। अब पांचों को जाना है और एक ही कंपनी में, जहां जाना है उधर ही सबकी कंपनी है। तब अगर पांचों लोग अपनी कार से अलग अलग जाएंगे तो बताओ 5 गुना ट्रैफिक होगा कि नहीं होगा। 5 कार लेकर जाएंगे 5 गुना ट्रैफिक होगा। अगर वही पांचों लोग एक में बैठ के चले जाते तो ट्रैफिक क्या होता, इससे फायदा क्या होता, ट्रैफिक जाम भी कम होता, और उससे जाम भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम हो जाएगा, और सबका पैसा भी बच जाएगा, और सरकार का भी इसमें फायदा होगा, है कि नहीं। और लोगों का भी फायदा होगा, भाई अपना पर्सनल जाएंगे तो ज्यादा पैसा खर्च होगा, पांचों लोग मिल के जाएंगे एक कार से तो कम पैसा खर्चा होगा। तो यही बात करना चाह रहा है, कुछ बढ़ावा देना चाह रहा है सरकार कि भाई अगर सभी लोग एक से अधिक वाली जो सवारी रहेगी उसको हम ये लाभ देंगे, ये उसके लिए अलग लेन दे देंगे कि भाई आप जाओ निश्चिंत होके। हो सकता है इस कदम से मेट्रोपोलिस, देखो हो सकता है लगा ना, बस हो ही सकता है और कुछ नहीं, हो सकता है इस कदम से मेट्रोपोलिस की सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद मिले। सही बात, हो सकता है भाई, पॉसिबिलिटी लगाया है ना, हो सकता है, कर हो सकता है इस कदम से मेट्रोपोलिस की सड़कों पर भीड़ कम करने में मदद मिले। सही बात, जहां सब लोग अपना अलग अलग जा रहे हैं, 5 लोग 5 कार लेके जा रहे थे, उसी जगह 5 लोग एक कार से जाएंगे तो भीड़ कम होगी ना भाई। हो सकता है ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बहुत से लोग पुल कार व्यवस्था का सहारा ले। सही बात है, मतलब हो सकता है ट्रैफिक जाम से बचने के लिए बहुत से लोग पुल कार व्यवस्था का सहारा ले। मतलब ट्रैफिक जाम से बचने के लिए जब सरकार बोल दी कि भाई आपको अलग से लेन देंगे, जब अलग से लेन देंगे तो जाम वहां पे कम रहेगा। अब जब जाम कम रहेगा, पुल का मतलब क्या हुआ, पुल कार व्यवस्था का सहारा ले, मतलब एक से अधिक लोग एक साथ यात्रा करें। इसका मतलब ये हुआ कि एक से अधिक लोग यात्रा करें एक साथ, तो ये लोग अपना निर्णय लेंगे कि भाई पुल कार व्यवस्था का मतलब एक से अधिक लोग एक साथ मिलकर जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा भाई, उनको एक से लेन अलग दे दिया जाएगा, उनको अलग से लेन दे दिया जाएगा। तो हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखा है हो सकता है, यहाँ पे भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे भी लगता है हो सकता है। तो क्या होगा भाई, दोनों सही निकला, तो क्या होगा 1 और 2 दोनों सही। क्वेश्चन नंबर 12, कथन करा कि मनीष ने अपने जन्मदिन पर अपने सभी दोस्तों को अपने घर पर डिनर पर बुलाया और अपनी मां को जन्मदिन की पार्टी का इंतजाम करने के लिए कहा। भाई मनीष ने अपने जन्मदिन पर अपने सभी मित्र, मनीष ने क्या किया, अपने जन्मदिन पर अपने सभी मित्रों को बुलाया और अपनी माता से क्या कहा
पार्टी का इंतजाम करने के लिए कहा। ठीक, इसका मतलब क्या हो भाई, आते हैं देखते हैं कथन। करा हो सकता है मनीष के ज्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन की पार्टी में आए। सही बात भाई, कहा है हो सकता है, मनीष के पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है। करा हो सकता है मनीष के ज्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन की पार्टी में आए। सही बात है भाई, हो सकता है ना कि जब मनीष ने अपने दोस्त को पार्टी दिया है तो हो सकता है ना ज्यादातर दोस्त आए। ठीक, दूसरा, हो सकता है मनीष की माँ उसके सभी दोस्तों के लिए भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम कर ले। सही बात है भाई, अगर पार्टी दी गई है और वो बोल दिया है कि माता से सभी इंतजाम करने के लिए, पार्टी की व्यवस्था करने के लिए, तो सही बात है भाई। यहाँ पे लिखा है ना कि हो सकता है, हो सकता है, गारंटी नहीं है इसकी, हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि भाई क्या, कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई पार्टी चल रही है, कोई चीज कम पड़ जाती है, नहीं कोई चीज पता चले कि व्यवस्था गड़बड़ा जाती है, सब कुछ शादी हो चाहे विवाह हो, सारी चीजें कम पड़ जाती है, फिर से बनता है, तो हो, इसीलिए हो सकता है, गारंटी नहीं हो सकती। कह रहा हो सकता है मनीष की माँ उसके सभी दोस्तों के लिए भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम कर ले। भाई अगर आप पार्टी दिए हो दोस्त को, अगर आप दोस्त को पार्टी दिए हो तो क्या होगा, तो इसका मतलब अगर आप दोस्त को पार्टी दिए हो तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको सारी व्यवस्था कर लोगे, लेकिन मे के साथ मस्ट के साथ नहीं। ठीक, तो दोनों सही हुआ भाई, एक और दो दोनों सही। भाई हो सकता है मनीष के ज्यादातर दोस्त उसके जन्मदिन की पार्टी में आए। सही बात है। फिर कह रहा है कि हो सकता है मनीष की माँ उसके सभी दोस्तों के लिए भोजन के साथ साथ सभी इंतजाम भी कर लेंगे। सही बात है, जब पार्टी दी हो तो भाई इंतजाम करना पड़ेगा ना, लेकिन गारंटी नहीं, लेकिन मे के साथ सब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि मेट्रोपोलिस के सिविल अथॉरिटी ने 6 महीने के लिए बिल्डिंग के नए प्रस्तावों को, मेट्रोपोलिस के सिविल अथॉरिटी ने 6 महीने के लिए बिल्डिंगों के नए प्रस्तावों की मंजूरी को स्थगित करने और नगर की सुविधाओं पर वर्तमान बिल्डिंग परियोजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है। क्या है भाई, कोई मेट्रोपोलिस सिविल अथॉरिटी, कौन, मेट्रोपोलिस सिविल अथॉरिटी, क्या कहा भाई, कह रहा है कि 6 महीने के लिए बिल्डिंगों के नए प्रस्ताव की मंजूरी को स्थगित किया है। कह रहा है कि जो भाई बिल्डिंग बन रहे हैं ना, जो बिल्डिंग बनाई जा रही है, कौन बोल रहा है, मेट्रोपोलिस के सिविल अथॉरिटी, जो सिविल अथॉरिटी है, क्या बोल रही है कि भाई जो बिल्डिंग बन रहा है ना, 6 महीने तक क्या किया जाए, इसके प्रस्ताव पर रोक लगा दिया जाए। मतलब कोई नई बिल्डिंग का प्रस्ताव पारित नहीं होगा, मतलब जो पहले से बिल्डिंग बन रही है वो बने, जो पहले से बिल्डिंग बन रही है वो बने, अभी नए प्रस्ताव को पारित नहीं किया जाएगा। अभी कोई मतलब नए बिल्डिंग बनाने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा, अभी नया नहीं बनाना जाएगा, उस पर रोक लगा दिया, स्थगित कर दिया कि भाई अभी पहले जो बन रहा है पहले वो बने, अभी जो इसके आगे अभी कोई नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं किया जाएगा, उसका स्थगित कर देता है। कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। करा और नगर की सुविधा पर वर्तमान बिल्डिंग परियोजना, और नगर की सुविधा के लिए वर्तमान बिल्डिंग परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। इसका मतलब कहा कि भाई अब जो बिल्डिंग कोई नया अभी पास नहीं किया जाएगा, अभी उसको स्थगित कर दो, नया कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, अब उसको स्थगित कर दिया जाए, जो पहले से बन रही है उसी को बनाया, उस पर वो कार्य चले। और कह रहा है कि अब जो स्थगित कर दिया गया है, अब इसको क्या किया जाएगा, जो पहले से बिल्डिंग बन रही है ना, उसका जांच किया जाएगा कि भाई काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका मतलब यही है, यही बोला है ना कि मूल्यांकन, कह रहा मूल्यांकन करने का निर्णय लिया। इसका मतलब जो पहले से बिल्डिंग बन रही है भाई उसका हमने मूल्यांकन करेंगे हम लोग पहले, अभी जो नई बिल्डिंग का प्रस्ताव पारित नहीं किया जाएगा, कोई नई बिल्डिंग का निर्माण नहीं होगा, अभी हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे जो पहले से बिल्डिंग बन रही है, यही है। हो सकता है, देखो हो सकता लगाया, हो सकता है लगाया तो 99% एजप्शन सही हो जाता है। कह रहा हो सकता है सिविल निकाय के निर्णय के खिलाफ बिल्डरों की लॉबी अदालत में चली जाए। सही बात है भाई, हो सकता है सिविल निकाय के निर्णय के खिलाफ बिल्डरों की लॉबी अदालत में चली जाए। एक बात बताओ, जब आप प्रस्ताव रोक दोगे तो सोचो कितने लोगों को बेरोजगार हो जाएंगे, हजारों लोग। भाई अगर आपने 6 महीने के लिए प्रस्ताव रोक दिया तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तो हो सकता है ना कि वो क्या अदालत में चले जाए, तो जा सकते हैं ना, संभावना है ना, जाएंगे, ऐसी बात नहीं कि जा सकते हैं, हाँ हो सकता है भाई, हो सकता है। फिर दूसरा कह हो सकता है कि सिविल अथॉरिटी लगभग 6 महीने में प्रभाव के अध्ययन को पूरा कर ले। सही बात भाई, वो बोला है कि 6 महीने तक रोका है और 6 महीने तक वो क्या करेगा, मूल्यांकन करेगा। तो भाई अगर वो रोका है तो उसके दिमाग में एजप्शन क्या चला होगा कि भाई 6 महीने में हम क्या कर लेंगे, मूल्यांकन कर लेंगे। भले वो ना कर पाए वो अलग चीज है, लेकिन एजप्शन में तो यही चला होगा ना कि हाँ 6 महीने में हम कर लेंगे। आप भी कोई भी चीज करते हो तो आप एक पहले एज्यूम करते हाँ भाई ये काम 2 दिन में हो जाएगा या ये काम 1 महीने में हो जाएगा हमारा, तो क्या जरूरी है कि 1 महीना में हो जाए, 1 महीना 4 दिन में हो सकता है, या 1 महीना से पहले हो सकता है, 30 दिन की जगह 35 दिन हो सकता है, या 30 दिन की जगह 25 दिन में हो सकता है, एक क्या है भाई, हो सकता है। लेकिन हाँ 3 महीना की जगह 6 महीना नहीं होना चाहिए, 3 महीना की जगह 10 दिन नहीं होना चाहिए, लगभग हो सकता है। हो सकता है सिविल अथॉरिटी, देखो कारण है लगभग 6 महीने में प्रभाव के अध्ययन को पूरा कर ले। सही बात है भाई, एज्यूम तो यही किया होगा ना कि 6 महीने के लिए रोक दीजिए, 6 महीने हम लोग क्या कर लेंगे, जांच पड़ताल या मूल्यांकन पूरा कर लेंगे 6 महीना में। सोचा तो यही होगा ना, आपको तो यही बताना है ना कि सामने वाले ने बोलने से पहले क्या सोचा था, तो यही सोचा होगा। तो कौन सही हुआ भाई, दोनों, कथन 1 और 2 दोनों सही हुआ। 14 करा रेल प्राधिकरण ने घोषित किया है कि वह राज्य के 2 बड़े
शहरों को जोड़ने वाली मेन लाइन पर शनिवार से 2 दिन तक का बड़ा मरम्मत कार्य आरंभ करेगा, जिससे रेल सेवा रुक जाएगी। अरे भाई स्वाभाविक बात है, रेल सेवा रुक जाएगी। मतलब 2 रेलवे लाइन के बीच कोई मरम्मत का कार्य जब चलेगा, 2 रेलवे लाइन के बीच कोई मरम्मत का कार्य चलेगा, तो भाई स्वाभाविक बात है कि ट्रेन स्थगित हो जाएंगी। इसमें तो कोई वो वाली बात ही नहीं है। ठीक भाई, 2 करा के रेलवे प्राधिकरण ने घोषित किया कि वह राज्य के 2 बड़े शहरों को जोड़ने वाली मेन लाइन पर शनिवार से 2 दिन तक का बड़ा मरम्मत कार्य आरंभ करेगा, जिससे रेल सेवा रुक जाएगी। सीधी बात भाई, जो 2 बड़े शहरों के बीच जो रेलवे लाइन होगी, जो दोनों जोड़ती होगी, उसके बीच अगर कोई मरम्मत कार्य करेगा तो स्वाभाविक बात है कि भाई स्थगित होगा। कथन पूर्व धारणा 1, हो सकता है रेल प्राधिकरण के निर्णय को देखते हुए लोग अपनी यात्रा का कार्यक्रम फिर से बनाए। सही बात भाई, हो सकता है, देखो हो सकता है दिया ना, सही हो गया। हो सकता है रेल प्राधिकरण के निर्णय को देखते हुए लोग अपनी यात्रा का कार्यक्रम फिर से बनाए। स्वाभाविक बात है भाई, जब लोगों को पता चल गया, ये चीज विज्ञापन में दे दिया गया कि भाई काम चल रहा है, तो लोग क्या करेंगे? लोग यही करेंगे ना, अपनी यात्रा का कार्यक्रम फिर से बनाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि कहेंगे अच्छा चलो विज्ञापन दे दिया गया कि भाई 2 दिन सेवा बंद रहेगी रेलवे की, अब पता चले कोई कह रहा है कि नहीं नहीं चलो अच्छा देखते हैं, वहां पे चल के देखते हैं, तो गलत बात है ना भाई, नॉनसेंस वाली बातें हैं। तो भाई सीधी बात है कि अपनी यात्रा का कार्यक्रम फिर से बनाएंगे। सही बात। दूसरा देखो, हो सकता है लोग फिर भी इन 2 दिनों में दोनों शहरों के बीच ट्रेन सेवा से यात्रा करने की योजना बना ले। देखो मैं क्या बोला था कि पॉसिबिलिटी, हर चीज सही नहीं होगी, कहीं कहीं गलत भी होगी। देखो कहां गलत होगी, देखो यहाँ पे लिखा है हो सकता है, पॉसिबिलिटी दिया है, लेकिन फिर भी एक निष्कर्ष, ये भी पूर्वधारणा गलत है। क्यों गलत है भाई? कह रहा कि लोग फिर भी इन 2 दिनों में दोनों शहरों के बीच ट्रेन सेवा से यात्रा करने की योजना बना लेंगे। हो सकता है लोग फिर से इन 2 दिनों में दोनों शहरों के बीच ट्रेन सेवा से यात्रा करने की योजना बना लेंगे। बताओ, उधर विज्ञापन में दे दिया, सपोज दैट सरकार ने अनाउंस कर दिया, रेल प्राधिकरण ने घोषित कर दिया कि भाई 2 दिन तक सेवा बंद रहेगी, और इसमें बोल रहा है कि हो सकता है लोग मूड फिर बना ले उन 2 दिनों के बीच लोग मूड बना ले यात्रा करने के लिए। भाई कैसे बना लोगे? ये तो नॉनसेंस वाली बात ही हुई ना। जब बंद है तो आप कैसे यात्रा बना लोगे? कहने का मतलब है कि जब आपको पता है, विज्ञापन में आ गया कि भाई 2 दिन तक कार्यालय बंद रहेगा, विज्ञापन में दे दिया गया, और आप कह रहे हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, चल के देखते हैं कार्यालय खुला है कि बंद है, तो नॉनसेंस वाली बातें हुई ना। अगर आप इसी नोटिस आ गई तो क्या हुआ भाई, पहला सही और दूसरा गलत। इधर कह रहा है कि भाई बंद रहेगी, इधर कह रहा है कि तब भी क्या करेंगे, दोनों शहरों के बीच ट्रेन सेवा से यात्रा करने की योजना बना ले। कैसे योजना बना लोगे भाई, जब आपको बता दिया गया कि भाई 2 दिन तक सेवा बंद रहेगी, आप योजना कैसे बनाओगे उन 2 दिनों के बीच? तो केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा सरकार ने सभी डिग्री कॉलेजों को परीक्षा की अंतिम तिथि के बाद 1 पखवाड़े के भीतर सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने के निर्देश दिए। मतलब सरकार ने सभी डिग्री कॉलेजों के क्या दिया कथन में? कह रहा कि सरकार ने सभी डिग्री कॉलेजों को यह आदेश दिया है कि जैसे एग्जाम खत्म हो गया, एग्जाम की जो अंतिम तिथि थी, अंतिम तिथि को जब एग्जाम खत्म हुआ तो कह रहा है उसे 1 पखवाड़े के बीच रिजल्ट जारी करना है। यही बात है कि भाई कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम खत्म हो गया, जो एग्जाम होने की जो लास्ट डेट थी वो खत्म हो गई, अब कह रहा है कि उससे एग्जाम के लास्ट डेट से 1 पखवाड़े के बीच रिजल्ट क्या करना है, आपको जारी करना है। यही आदेश दिया है। पूर्व धारणा 1, हो सकता है, देखो हो सकता है कि कॉलेज अधिकारी निर्धारित समय के भीतर परिणाम घोषित न कर पाए। अब देखो कह रहा है, यहां देखो क्या है कि पॉसिबिलिटी की बात है, फिर भी ये निष्कर्ष क्या होगा, पॉसिबिलिटी है, फिर भी ये पूर्व धारणाएं गलत होगी। मैंने क्या बोला था कि मैं बाद में बताऊंगा कि भाई कब गलत होगा। देखो यहाँ पे गलत होगा, पहला पूर्व धारणाएं गलत। क्यों? कह रहा है कि हो सकता है कि कॉलेज अधिकारी निर्धारित समय के भीतर परिणाम घोषित न कर पाए। मैंने रूल में क्या बताया था कि अगर कथन पॉजिटिव है तो कभी भी निगेटिव पूर्वधारणाएं सही नहीं होंगी। समझ में आई बात? अगर कथन निगेटिव है तो पूर्वधारणाएं कभी भी पॉजिटिव सही नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पे कथन क्या है, कथन पूरा का पूरा पॉजिटिव कि भैया अंतिम तिथि से 1 पखवाड़े के बीच रिजल्ट जारी करना है, तो उसके दिमाग में एजप्शन क्या चला होगा कि भाई हाँ 1 पखवाड़े के बीच लोग रिजल्ट क्या कर लेंगे, जारी कर देंगे, रिजल्ट हो जाएगा जारी। और यहाँ पे बोल रहा है पॉसिबिलिटी है, देखो फिर भी गलत हो गया। कह रहा कॉलेज अधिकारी निर्धारित समय के भीतर परिणाम घोषित न कर पाएंगे। देखो रूल काम किया कि नहीं, कथन पॉजिटिव, पूर्वधारणा नेगेटिव, तो क्या हो गया, गलत। हो सकता है कई कॉलेज अधिकारी समय से परीक्षाएं न ले सके, देखो ये भी नेगेटिव दे दिया, न ले सके। हो सकता है कई कॉलेज अधिकारी समय से परीक्षाएं न ले सके, ये भी गलत, क्योंकि कथन आपका पॉजिटिव और ये दोनों का दोनों पूर्वधारणाएं क्या है, निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो क्या हो गया, दोनों गलत हो गया। तो कौन सा हो जाएगा भाई, न तो 1 और न ही 2। कथन पॉजिटिव और निष्कर्ष ये जो पूर्वधारणाएं क्या है, निगेटिव है, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, दोनों गलत हो जाएंगे। अगर यहाँ पे लिखा रहता हो सकता है कि कॉलेज अधिकारी निर्धारित समय के भीतर
परिणाम घोषित कर पाए, सही हो जाता। हो सकता है कई कॉलेज अधिकारी समय से परीक्षा ले ले, सही हो जाता। फिर न नहीं लगाता, अभी न को हटा दें यहां से, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, कर बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है। क्या बोल रहा है कि बहुत से युवा, मतलब आजकल के जो बहुत से युवा हैं तनाव प्रेरित हैं, और तनाव के कारण से क्या हो जा रहा है, लोगों को मधुमेह रोग हो जा रहा है। यही कह रहा है कि मधुमेह हो जा रहा है, किसकी वजह से? बहुत से युवा तनाव प्रेरित हैं और मधुमेह रोगग्रस्त हो जाता है। पहला पूर्व धारणा है, करा कि तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। यही बात तो भी बोल रहा है ना भाई, तनाव के कारण, करा कि तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है ना, सही बात है भाई, तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है। और वही बात बोल भी तो रहा है, बहुत से युवा तनाव प्रेरित मधुमेह से ग्रस्त है। अब वही बात ये भी बोल रहा है कि भाई तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, सही बात। हाँ, ये हो सकता है कि सभी जिन, इसका मतलब ये नहीं कि जिसको जिसको मधुमेह है, जो लोग मधुमेह से ग्रस्त हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग क्या है, सभी लोग तनाव से प्रेरित हैं, ऐसा नहीं। कि मतलब ऐसा ये नहीं हो सकता कि केवल जो मधुमेह वाली बीमारी है केवल तनाव से होता है, बाकी और किसी से नहीं होता है। मतलब जो अगर मधुमेह रोग तनाव से भी हो सकता है, बाकी और अन्य सारे कारण से भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि केवल 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 तनाव से हो मधुमेह, ये गलत बात है। केवल तनाव से हो, गलत बात है। मधुमेह होने का बहुत से कारण हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बोला तनाव के कारण मधुमेह हो सकता है, सही बात, हो सकता है। देखो लगा हो सकता है, सही बात। करा केवल, देखो केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, गलत। करा कि केवल तनाव ही मधुमेह का कारण है, भाई गलत बात। केवल क्या केवल तनाव से ही मधुमेह होता है? इसके अन्य सारे भी कारण है, बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से क्या होता है भाई, मधुमेह होता है। तो केवल कौन सा सही हुआ? एक, केवल एक अंतर्निहित, केवल एक अंतर्निहित। करा हमारे देश में कई महान लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता लाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाई। हमारे देश में कई महान लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता लाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाई। ठीक, ये बोला कि हमारे देश में कई महान लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता लाने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाई। पूर्व धारणा है, कला स्वतंत्रता लाने के लिए मरना पड़ता है, गलत बात। ऐसा कुछ है क्या भाई, स्वतंत्रता लाने के लिए मरना पड़ता है? क्या हमारे जो देश आजाद हुआ, जो स्वतंत्र हुआ हमारा देश, क्या सब लोग, जितने लोग शामिल थे हमारे देश को आजाद करवाने में, स्वतंत्रता लाने में, सबके सब मर गए? करा कि स्वतंत्रता लाने के लिए मरना पड़ता है, गलत बात। हम मरते हैं और जीते, ये क्या भाई नॉनसेंस वाली बात कर रहा है। करा हम मरते हैं और जीते, साराना अंदाज में बोल रहा है, हम मरते हैं और जीते, ये कौन सी बात है? इससे कोई मैच नहीं कर रहा है। तो मतलब दोनों गलत हुआ, ना तो एक और न ही दो। करा आजकल लोग जानते हैं कि मंत्रों का जप करने से तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है, सही बात है भाई। ऐसी बात है कि आजकल मंत्रों का जप करने से करा कि तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है। ऐसा भाई होता है कि तनाव और चिंता से छुटकारा मिलता है, सही बात है। करा कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग करते हैं। भाई करा देखो आधुनिक युग के खतरे हैं, ऐसा कुछ कहा गया क्या यहाँ पे कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं? भाई कैसे कहते हैं? चिंता तो भाई पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है ना। आप पढ़ाई को लेकर चिंता कर रहे हो तो ये पॉजिटिव चिंता है। आप किसी अदर चीजों को लेकर चिंता कर रहे हो, निगेटिव चिंता है कि नहीं? तो कह रहा कि भाई चिंता तो दो प्रकार की होंगी ना, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। अब जैसे कोई परेशान है, कोई बेरोजगार है, उसके लिए चिंता कर रहा है तो निगेटिव हुआ। अब मान लो कोई पढ़ाई को लेकर सीरियस से चिंता कर रहा है तो पॉजिटिव चिंता हुई ना। तो कह रहा है कि तनाव और चिंता आधुनिक युग के खतरे हैं जिनका सामना अधिकतर लोग कर रहे हैं। भाई गलत बात है। कह रहा कि ये लगा दिया ना, कह दिया आधुनिक युग के खतरे हैं, इसकी वजह से गलत हो गया। खतरे क्या है भाई आधुनिक युग? ऐसा कुछ यहाँ पे कुछ दिया है क्या? मैं ये भी बोला हूँ कि भाई कंटेंट जो दिया है, जो कथन, उससे अलग नहीं होना चाहिए। पूर्व धारणाएं, कह रहा लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में, सही बात है। क्या कह रहा लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में, सही बात है ना भाई। आजकल लोग क्या है, जैसे किसी को चिंता है, क्या है भाई तनाव और चिंता है, तो लोग दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, दवा नहीं खाना चाहते हैं, ज्यादातर लोग दवा यूज नहीं करना चाहते हैं। लोग वैकल्पिक की तलाश में है, मतलब कुछ जैसे मंत्रों का जप करके या किसी और माध्यम से, है कि नहीं, चिंता को तनाव को मुक्त करना चाहते हैं सभी लोग। जैसे किसी मंदिर में जाकर, गुरुद्वारा में जाकर लोग क्या करते हैं, चिंता और तनाव को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो वही कह रहा है कि लोग वैकल्पिक चिकित्सा की तलाश में है, कि वैकल्पिक मतलब बिना दवा खाए हमारा तनाव और चिंता क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो कौन सा सही हुआ भाई? केवल दो अंतर्निहित। क्वेश्चन नंबर 19, करा हिंसा किसी भी समस्या के लिए समाधान नहीं है। पूर्वधारणा, करा जो हिंसा है ना भाई, हिंसा का मतलब भाई आपस में अनबन जो होता है, हिंसा का मतलब आपस में जो अनबन होता है दो लोगों के बीच। करा कि जो हिंसा किसी भी समस्या के लिए समाधान नहीं है, सही बात है भाई। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, स्वाभाविक बात है। पूर्व धारणाएं, करा अक्सर एक ट्रिगर पर, लोग ट्रिगर की बात यहाँ पे कहाँ किया गया भाई, करा कि अक्सर एक ट्रिगर पर प्रतिक्रिया करना समस्या और बढ़ाता है। ट्रिगर मतलब यहाँ बंदूक गोली की बात कर रहा है, क्या ऐसा कुछ बात है ट्रिगर की?
गलत हो गया भाई। कंटेंट से अलग भी नहीं होना चाहिए, जो आपका कथन है कथन से पूर्व धारणाएं भी मैच करनी चाहिए, है कि नहीं। इधर करा ट्रिगर, यहाँ बंदूक की बात कहीं हुई है क्या, गलत हो गया। करा असहनीयता हमेशा टकराव उत्पन्न करती, सही बात है भाई। असहनीयता हमेशा टकराव उत्पन्न कर, भाई आप किसी को एक तमाचा मारे वो भी आपको एक थप्पड़ लगा दिया तो इससे क्या होगा, बात और बिगड़ जाएगी ना। ये वही कह रहा है कि असहनीयता हमेशा टकराव उत्पन्न करता, सही। तो कौन सा सही है, केवल 2 अंतर नहीं था, ठीक। दूसरा वाला 20वां करा कि इस ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं ना भाई, ये सब जो छोटा छोटा सवाल आ रहा है, ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है, ये सब आपके रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, ठीक। करा कि इस कंटेनर में गैस है, करा कि इस कंटेनर में गैस है। पूर्व धारणा है कंटेनर में ऑक्सीजन है, गलत। कंटेनर में हीलियम है, गलत। इसका मतलब मैं अभी एक टिफिन आपको दिखाऊं, कहूं पूछूं आपसे, बताओ इस टिफिन में क्या है, कोई बोला इस टिफिन में पिज्जा है, कोई बोला इस टिफिन में बर्गर है। तो भाई बिना आपको जब पता नहीं, तब कैसे बोल सकते हो कि इस टिफिन में बर्गर है या इस टिफिन में पिज्जा। हाँ ये बोलते तो सही हो जाता कि इस टिफिन में पिज्जा होने की संभावना सही, इस टिफिन में बर्गर होने की संभावना सही, तब सही हो जाता। अरे डायरेक्ट बोला कंटेनर में ऑक्सीजन है, गलत। भाई आपको कैसे पता कंटेनर में क्या है, मैंने आपको टिफिन दिया, पता अभी किसी को नहीं पता क्या है इसमें, मैं पूछूं आप कह रहे कि इस टिफिन में पिज्जा है, कोई बोल रहा है कि इस टिफिन में बर्गर है, तो गलत बात है ना। आपको पता नहीं है तो कैसे आप बता रहे हो कंटेनर में ऑक्सीजन या कंटेनर में, गलत। तो ना तो एक और ना दो। ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है भाई, ये आपके रेलवे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। यदि आप एरोबिक्स में सुप्रशिक्षित होने चाहते हैं तो एरोबिक्स विशेषज्ञ मानिए। अच्छा अच्छी, ये क्या क्वेश्चन आ गया, ठीक। चलो इसको रहने दो भाई क्वेश्चन को, या आप इसको करना। एक ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये 21 वाला क्वेश्चन आप, ये जो 21 नंबर वाला क्वेश्चन है आप करना, और करने के बाद आप कमेंट करना, कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक। तो चल रहे भाई, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, अगर ये जो एजप्शन वाला चैप्टर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप कमेंट में बताइए, कमेंट के माध्यम से, तब थोड़ा हमारा मनोबल बढ़े, ताकि हम और प्रयास करें इससे बेहतर समझाने का, बेहतर से बेहतर प्रयास करने का, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का, ठीक। तो आप सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर भी करें अपने दोस्तों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक। तो चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और ये आपका एजप्शन क्या हुआ भाई, कंप्लीट हो गया, पूरा कंप्लीट है एजप्शन, ठीक। पूर्ण धारणाएं कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर रहेगा कंक्लूजन, निष्कर्ष का, ठीक। तो चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक।